स्टार, स्टार्स क्या है? ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है और लाइट और हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसकी फैसिलिटी क्या है कि ये एनर्जी एंड लाइट प्रोड्यूस करता है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूज करेंगे एंड देन हीलियम बनेगा एंड देन फिर इसके अंदर जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो जो न्यूक्लियोसिंथेसिस बिग बैंग में आपको देखने को मिला था, वही न्यूक्लियोसिंथेसिस आपको स्टार्स में भी देखने को मिलेगा। एक स्टार बना एंड देन फिर उसमें हाइड्रोजन हीलियम एटम्स से बना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम से मिलके बना हीलियम एंड देन क्योंकि उसमें अभी ट्रिमेंडस हीट मौजूद है, देन वो क्या करेगा, उसका कोर में फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब हीलियम पर होगा, फिर एक हैवी एलिमेंट बनेगा, फिर अभी भी हीट मौजूद है क्योंकि फिजन तो चल ही रहा है ना। फिर वो जो हैवी एलिमेंट बना है उसके अंदर फिर से फ्यूजन होगा एंड देन फिर उससे मिलकर के कोई एक और हैवी एलिमेंट बनेगा और इस तरीके से जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके सभी एलिमेंट्स इसी तरह से बने हैं। और जब एक स्टार ब्लास्ट करता है तो ये एलिमेंट यूनिवर्स में फैल जाते हैं एंड देन फिर ये किसी न किसी फॉर्म में किसी प्लेनेट पर पहुंचते हैं और फिर प्लेनेट पर, जैसे अर्थ है तो उस पर लाइफ की शुरुआत हुई, तो ये इसी तरह से शुरू होती है। जैसे ऑक्सीजन बना होगा, देन एक सुपरनोवा हुआ होगा, फिर वहाँ ऑक्सीजन पहुँची। इसी तरह हाइड्रोजन मौजूद होगा पहले से और फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर के वाटर बना रही है, फिर ऑक्सीजन पे वाटर, अर्थ पे वाटर बन गया, देन फिर दूसरे मेटल्स इसी तरीके से पहुँचते हैं क्योंकि अर्थ भी कभी ना कभी इसी सिस्टम का हिस्सा थी। डस्ट एंड पार्टिकल्स का एक डिस्क था जो आपने देखा होगा, जैसे सन है। ठीक है, इसके चारों तरफ जो देखिए ये कैसे हुआ एग्जैक्टली। इसकी स्टार्टिंग होती है नेबुला से। ये एक नेबुला का इमेज है ना, फॉक्स नेबुला का नाम का इमेज है ये, जो हमसे काफ़ी दूरी पर मौजूद है। नेबुला एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज़ ए हाईली डेंस एंटिटी और बॉडी ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन। गैसेस, बहुत सारी गैसेस भी होती है जिसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? हाइड्रोजन एंड डस्ट। उसका एक बहुत बड़ी एक क्लाउड होता है ना, एंटिटी या बॉडी की वजह से क्लाउड वर्ड ज़्यादा बेटर है, तो वो इसका एक क्लाउड होता है, इसको नेबुला बोलते हैं। अब इस क्लाउड में हाइड्रोजन है, डस्ट पार्टिकल्स है, अदर मटेरियल है। ठीक है, क्या हुआ, एक टाइम ऐसा होगा या कोई ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें एक छोटा सा ग्रेविटेशनल सेंटर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्लाउड स्टेशनरी नहीं होता है, उसके अंदर मूवमेंट होती रहती है ना, ऐसा ही होता है ना, मूवमेंट होती है। तो ये जो मूवमेंट होती है इसकी वजह से क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल सेंटर बनता है। सपोज कीजिए एक छोटा सा पॉइंट, एग्जैक्टली वैसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे बारिश होने वाली है, आपका क्लाउड है जिसमें वाटर वेपर है, ठीक है, और एक आंधी चली, हेलिस्ट्रॉम आया जिससे डस्ट पार्टिकल्स उस बादल या क्लाउड के अंदर पहुंचे। एक डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ अब पानी के मॉलिक्यूल्स इसकी ग्रेविटेशन की वजह से इकट्ठा होना शुरू होंगे, इसी को कंडेंसन कहते हैं। फिर थोड़ा इसका मास बनेगा तो और ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, देन फिर मॉलिक्यूल्स और इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट होंगे और इसके चिपकना शुरू होंगे और इस एक ड्रॉपलेट का साइज होगा और एक टाइम पर ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये भारी हो जाएगा, इसमें वेट गेन हो जाएगा और ये ड्रॉपलेट बन के अर्थ पर बारिश के फॉर्म में आ जाता है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है, एक ग्रेविटेशनल सेंटर बना यहाँ पर एंड देन फिर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इसके पास आकर के एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक्यूमुलेट होते गए और ग्रेविटेशनल सेंटर उसको पास लाएगा, देन इसका मास बनेगा मास बनने के बाद फिर और एटम्स को ये अपने पास अट्रैक्ट करेगा और डस्ट पार्टिकल और एटम्स को अट्रैक्ट करेगा, फिर मास बनेगा। अब यहाँ पर कोई बड़ा ग्रेविटेशनल सेंटर नहीं है, सपोज बारिश के केस में क्या है, अर्थ है, तो अर्थ इसको ज़्यादा बड़ा होने से पहले अपने पास अट्रैक्ट कर लेगी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये और बड़ा होता जाएगा बड़ा होता होता एक टाइम ऐसा होगा कि ये ग्रेविटेशन की वजह से जो हाइड्रोजन एटम्स है उनको और पास लाना शुरू करेगा। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी टेम्परेचर क्रिएट होना शुरू होगा,
टेम्परेचर क्रिएट होगा, ग्रेविटेशनल मास, डेंसिटी और टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर्स एक रोल प्ले करेंगे। ग्रेविटेशन और मटेरियल को अपने पास अट्रैक्ट करेगा और उनको और डेंसली अंदर पुश करेगा, उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ेगी और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। एक टाइम ये टेम्परेचर एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा एंड देन क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स के बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस ट्रिगर हो जाएगा। पहले 2 एटम्स के बीच में जो सबसे अंदर मौजूद थे, है ना, जो सबसे पहले पहुंचे थे, उन पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। वो जो सबसे अंदर वाले हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे और जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे तो प्रेशर की जो हीट है उसके साथ एक और हीट मिल जाएगी और वो हीट क्या होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन की हीट। यानी अब आपके पास एक्सेस हीट है और वो दोनों हीट मिलकर के पास के एटम्स के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करवा देंगे और एक बड़ी हीट जनरेट होगी और इस तरीके से आपका प्रोटोस्टार जो साइज में छोटा होगा स्टार बनेगा, ठीक है, और ये लाइट देना शुरू करेगा। लेकिन अब इसके अंदर ग्रेविटेशन है तो ये पास के मटेरियल को अभी भी ईट अप या खाना शुरू करेगा, जारी रखेगा और मैटर इसमें जुड़ता जाएगा और न्यूक्लियर फ्यूजन चल ही रहा है इसके अंदर। तो अब ये स्टार प्रोटोस्टार अब अपना साइज गेन करेगा और गेन करते 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 एक लिमिट तक पहुंचेगा। जैसे कि इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि स्टार बर्थ हो रहा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ एक स्टार कंप्लीट बन गया, दिख रहा है, ये बड़ा हो सकता है नहीं, यहाँ एक स्टार कंप्लीट बन गया, यहाँ बर्थ ऑफ स्टार हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। देखिए अब क्या होगा, ये तेजी से अपने आसपास के मटेरियल को अपने अंदर अट्रैक्ट करता जाएगा। तो अब फाइनली हो क्या रहा है, किसी नेबुला में जब स्टार बन रहे हैं तो नेबुला डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रोटोस्टार मीन्स एक बेबी स्टार, स्टार का जो एकदम इनिशियल स्टेज होगा वो बेबी स्टार। तो नेबुला में क्या होगा, अब स्टार बन रहा तो ये आसपास की डस्ट को खा जाएगा। हो सकता है यहाँ भी कभी डस्ट रही हो, लेकिन वो कोई एक स्टार बना होगा, यहाँ भी ये देखिए यहाँ डस्ट रही होगी कभी, लेकिन एक बड़ा जाइंट स्टार यहाँ बन गया तो ये आसपास की सारी डस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर गया। हो सकता है ये नेबुला कई बिलियंस ईयर्स एगो यहाँ भी डस्ट उसकी रही होगी, बट क्या हुआ, एक बड़ा स्टार बना, उसने सारी आसपास की डस्ट को अपने ग्रेविटेशन से अपने अंदर ले लिया और अब वो उसका फ्यूजन करवा रहा है, डस्ट एंड हाइड्रोजन, और अब वो सारा इसके अंदर कंसंट्रेट हो गया और कंसंट्रेट होने के बाद यहाँ पर फ्यूजन चल रहा है और ये लाइट दे रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। ये है स्टार का। अब स्टार में क्या हो रहा है, 2 फोर्स काम कर रहे हैं। स्टार का लाइफ स्टाइल को अगर आपको समझना है तो एक स्टार के अंदर 2 फोर्स काम करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एक स्टार की कोर है जहाँ पर फ्यूजन चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, और फ्यूजन चल रहा है तो ब्लास्ट हो रहा है, राइट। सो एक फोर्स ऐसा है जो स्टार के मटेरियल को बाहर की तरफ रिपल्स कर रहा है। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ वही। ये क्या हो गया ऐसे, हाँ हैंग हो रहा है, ये बाहर की तरफ रिपल्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक फ्यूजन रिएक्शन हो रही है जो मटेरियल को बाहर की तरफ, हाई टेम्परेचर मौजूद है यहाँ पर, तो वो इस स्टार के मटेरियल को बाहर की तरफ रिपल्स कर रही है, और इसका एक बहुत बड़ा मास है, वो मटेरियल को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक फ्यूजन की एनर्जी का फोर्स है जो मटेरियल को बाहर पुश कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मटेरियल को अंदर की तरफ पुश कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस अपना बैलेंस बना के रखते हैं, समझ रहे बात को। तो स्टार अपने जो नेचुरल शेप है, जैसे हमारा सन है, अभी इसमें ये दोनों फोर्सेस हैं मौजूद और इनके बीच में बैलेंस बना हुआ है। सो सन अपना शेप में बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल कैसे बदलती है। एक नेबुला है, कुछ ऐसा हुआ, ग्रेविटेशनल सेंटर बना और स्टार बना। अब स्टार ये चला जाएगा ना, मैं अच्छा 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 उससे हुई है, अभी ध्यान नहीं दिया।
ठीक है। तो नेबुला बना। अब स्टार दो तरह के बन सकते हैं, जितना मटेरियल इसने अब्जॉर्ब किया है, जितना मटेरियल नेबुला में उस स्टार के बनने के प्लेस पर मौजूद था, उतने मटेरियल की क्वांटिटी के बेसिस पर हम दो तरह के स्टार बन सकते हैं, एक एवरेज स्टार, एक मैसिव स्टार। ठीक है, एवरेज स्टार एंड मैसिव स्टार। एक बड़ा स्टार बन सकता है जिसका साइज बहुत बड़ा हो, और एक एवरेज स्टार बन सकता है। अब इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस शुरू हो गया है। न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस की वजह से इसके अंदर जो हाइड्रोजन फ्यूल था वो कन्वर्ट हो रहा है तेजी से हीलियम में। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपने सारे फ्यूल को एग्जॉस्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही एग्जॉस्ट करेगा स्टार, तो स्टार की जो कोर है वो श्रिंक हो जाएगी और अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाएगी। खत्म हो रहा है ना फ्यूल, लगातार एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो इसकी जो कोर है वो अंदर की तरफ कोलैप्स करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये शॉर्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से ये जो बाहर का जो मटेरियल है इसको अंदर की तरफ पुल करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बचेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये स्वेलिंग करेगा, और ये जो बाहर का जो पार्ट है ये तेजी से बाहर की तरफ होगा। तो स्टार क्या करेगा, दोनों ही स्टार इन दोनों ही केसेस में जब इसकी कोर अपना फ्यूल को कम करना शुरू करेगी और अंदर कोलैप्स करना शुरू करेगी, स्टार स्वेल करेगा, बड़ा हो जाएगा। वाई? क्योंकि अंदर का ग्रेविटेशनल फोर्स अब पूरे मटेरियल को होल्ड करने में कैपेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बड़े हो जाएंगे, और ये एक रेड जाइंट बना सकता है, एक एवरेज स्टार, और ये रेड सुपर जाइंट बना सकता है। ठीक है, एंड देन फिर एक टाइम ऐसा होगा, फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर सिंथेसिस चलता रहेगा। अब जो कोर है उसके अंदर जो मटेरियल है हीलियम, वो न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, एंड देन फिर कुछ और बनेगा, और वो और श्रिंक करती चली जाएगी। ठीक है, कोर जैसे जैसे श्रिंक करेगी, यहाँ पर क्या होगा कि ये अब कोर में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद ही नहीं होगा कि वो आसपास की जो पूरा मटेरियल है इसको होल्ड कर सके, और आखिर में क्या होगा, ये मटेरियल इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ देगा और छोड़कर बाहर निकल जाएगा। सो लास्ट में क्या बचेगा, एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बचेगा, और ये जो सारा मटेरियल है ये नेबुला के फॉर्म में वापस बाहर चला जाएगा। डस्ट पार्टिकल, हाँ क्या, कहां से? अब और न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रहा है, हीलियम आगे फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, कुछ और हैवी मेटल्स बनाएगा। हैवी मेटल्स बनेंगे तो और कोर श्रिंक करेगी। क्यों? क्योंकि हैवी मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी। कोर श्रिंक करेगी तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर, मतलब उसकी कमी आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ज़्यादा दूर तक वो जाएगा नहीं। तो फाइनली ये जो बाहर का मटेरियल है ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, और ये इसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा। लाइक कैट आई नेबुला का आप फोटो देखेंगे, आप गूगल करिएगा कैट आई नेबुला, वो बड़ा सुंदर सा फोटो है। उसमें एक बीच में वाइट ड्वार्फ स्टार दिख रहा है और चारों तरफ मटेरियल इस तरह से बाहर निकल गया है, एंड देन फिर वो एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाता है बिल्ली की आंख जैसा, दैट इज कैट आई नेबुला। ठीक है, तो अब क्या बचा फाइनली, ये जो पार्ट है ये फिर से प्लेनेटरी नेबुला बना देगा, और ये ड्वार्फ स्टार अपना मूवमेंट अलग करेगा। तो प्लेनेटरी नेबुला फिर से क्या करेगा, ये जो नेबुला बनाया ना इसने, ये नेबुला फिर से किसी दूसरे स्टार के बर्थ में काम आ जाएगा। डस्ट पार्टिकल, गैसेस वगैरह सारी इसके अंदर होगी, या किसी प्लेनेट के काम में को बनाने के काम में, या किसी दूसरी चीज़ को बनाने के काम में आएगा। ठीक है, और ये जो वाइट ड्वार्फ है ये अपने नेचर में बना रहेगा, एंड धीरे धीरे इसका न्यूक्लियोसिंथेसिस होता रहेगा, फिर फाइनली आयरन लेवल पर ये पहुंच जाएगा। अभी इसमें हीट है तो ये शाइन करता रहेगा, धीरे धीरे इसकी हीट ये ठंडा होना शुरू करेगा, और फिर ये मतलब वाइट ड्वार्फ से एकदम बुझ जाएगा, इसमें लाइट भी नहीं रह जाएगी, और इस तरीके से स्पेस में या यूनिवर्स में चला जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगेन यहाँ इन्फ्लेट हो गया, बड़ा हो गया, अब इसकी कोर अभी बड़ी है और इसमें न्यूक्लियोसिंथेसिस चल रहा है, तो इतनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगी कि ये ब्लास्ट कर जाएगा, और एक तेज ब्लास्ट की फॉर्म में दिखाई देगा। ब्लास्ट से लास्ट में एक ऐसा स्टार बचेगा, एक छोटा सा बॉडी बचेगा जो इसके सेंटर में, इसकी कोर में रहा होगा। ठीक है, और बाकी जो सारा मटेरियल है वो ब्लास्ट के बाद
स्पेस में या यूनिवर्स में रिलीज हो जाएगा और फिर से वो किसी नए नेबुला को बनाने में काम आ जाएगा। और जो ये बचा है ये न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्म में बचेगा, या फिर इसकी डेंसिटी और ज़्यादा हो गई, ठीक है, एक लेवल से ज़्यादा हो गई, देन फिर इतनी ज़्यादा डेंसिटी में फिर ये एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ब्लैक। यस, जब यहाँ पर कोर और ज़्यादा श्रिंक होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, तो या तो वो न्यूट्रॉन स्टार में बन के रह जाएगा, या फिर दूसरा चांस ये रहेगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये लाइट को भी एक्सकेप नहीं करने देगा और आसपास का जो भी सेलेस्टियल बॉडीज या मटेरियल है उनको भी ईट अप करना शुरू कर देगा, तो ये ब्लैक होल। तो एक एवरेज स्टार फाइनली वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होता है, और एक मैसिव स्टार की दो चांसेस होते हैं, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा और या फिर वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्टार है, अब इसमें लाइफ साइकिल की अगर बात करें लाइफ की, तो ये जो स्टार जो होते हैं ये ज़्यादा लंबा लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोसिंथेसिस एक गिवन रेट में चल रहा है और धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन एक मैसिव स्टार होता है वो अपने फ्यूल को तेजी से कंज्यूम करता है एंड देन फिर सुपरनोवा लेवल पर पहुंचता है, तो उसका लाइफ साइकिल कम होता है, छोटा लाइफ साइकिल होता है, और वो अपने कोर में ज़्यादा तेजी से अपने न्यूक्लियर फ्यूजन को कंडक्ट करता है। इस वजह से उसकी कोर ज़्यादा मतलब ज़्यादा हॉट हो सकती है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। बताइए, ये समझ में आया? न्यूट्रॉन स्टार ऐसा स्टार होता है जिसमें अब फाइनली न्यूक्लियोसिंथेसिस होते होते एक लेवल ऐसा होता है कि इसमें मटेरियल में एटम फॉर्म में मटेरियल मिलने के बजाय न्यूट्रॉन्स फॉर्म में मिलता है, एटम्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। उस स्टेज में एटम्स ब्रेक डाउन होने के बाद न्यूट्रॉन्स इसमें ज़्यादा मिलते हैं और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और अपने दोनों पोल्स से ये रेडियो वेव्स, न्यूट्रॉन्स की जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से रेडियो नहीं, एक्सरेज एंड रेडियो वेव्स एमिट करता है, इसलिए इस तरह से ये दिखाई देता है। इसी कैटेगरी में आएगा। यस यस ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं, बस यहाँ पर आकर ये रुक जाता है, फिर ये स्पेस में उसी फॉर्म में बने रहते हैं, ठीक है। अब वाइट ड्वार्फ है तो वो अपनी लाइट को धीरे धीरे लूज कर देगा क्योंकि उसकी हीट कम होती जाएगी, तो वो ग्रे ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। प्लैनेट्स कैसे बनते हैं? ये एक नेबुला है और यहाँ पर एक स्टार बना सपोज, ठीक है। इसने सपोज यही स्टार था, ठीक है। इसने आसपास की सारी डस्ट एंड गैसेस को ईट अप कर लिया, सो यहाँ तक तो बन गया, लेकिन मान लो कि यहाँ पर कुछ डस्ट और गैसेस को ये ईट या अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जो क्योंकि ये दूरी पर मौजूद थी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मौजूद थी, और इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये अपने पास तो नहीं ले पाया, बट ये गैस और डस्ट क्या करना शुरू करेगी, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में बाइंड होकर इसकी रिवोल्यूशन करना शुरू कर देगी, इसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगी, ये गैस एंड डस्ट। तो अब ये स्टार है और इसके चारों तरफ एक डिस्क है जो इसके चक्कर लगा रही है, गैस और रॉ मटेरियल की डिस्क, ठीक है। यहाँ समझ में आया? अब जैसे ही ये रॉ मटेरियल की डिस्क इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अगेन यहाँ पर भी कोई एक ग्रेविटेशनल इस डिस्क में मान लो सेंटर बना, जैसे ही वो ग्रेविटेशनल सेंटर बनेगा वो अपने आसपास की जो मटेरियल है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे लाखों सालों में ये डिस्क क्या होगी, एक प्लेनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अर्थ ये सब एक डिस्क था और धीरे धीरे फिर चलते रहे, ग्रेविटेशनल सेंटर बना, फिर वो बाकी चीज़ों को अपने पास जोड़ता रहा, कुछ चीज़ों को अपने पास जोड़ नहीं पाया, तो सेम प्रोसेस ये हुआ कि मून जो था वो भी अर्थ के चारों तरफ एक डिस्क बन गई और धीरे धीरे वो मून बन गया, अर्थ बन गई। पीछे जो गैसेस की डिस्क थी उससे जुपिटर, जो गैसियस प्लैनेट्स है वो बन गए, और जो रॉक्स और डस्ट थी उनसे जो डिस्क थी बनी हुई थी वो डिस्क जो है अर्थ और जो अर्थ मार्स इनमें कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से प्लैनेट्स बनते हैं। नेबुला यही बस रिसाइकलिंग चल रही है। हाँ, और नेबुला का अगर हम कोर ओरिजिन अगर माने तो बिग बैंग के बाद जो मटेरियल बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या बना होगा, स्टार बना होगा? नहीं, सबसे पहले नेबुलाज बने होंगे।
बिग बैंग हुआ, उसके बाद फिर प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन बने, और फिर वो एटम बना, हाइड्रोजन एटम बना, एंड देन फिर उन एटम से बड़े बड़े नेबुलास बने होंगे, और फिर वहाँ पर एनी हाउ न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस शुरू हुआ होगा, और फिर पहला स्टार बना होगा, और फिर वो बहुत बड़ा मैसिव नेबुला रहा होगा, इस वजह से वो उसके पास बहुत सारे स्टार बने और गैलेक्सीज बनी, राइट। तो पहले बहुत बड़ा सारे यूनिवर्स में नेबुला ही फैला रहा होगा, हाइड्रोजन गैस का बना हुआ, ठीक है, और उससे फिर स्टार्स, और फिर बड़े नेबुला से बहुत सारे स्टार्स या एक गैलेक्सी बनी होगी, इस तरीके से, ठीक है। ब्लैक होल कैसे बना ये आपने देख लिया, ठीक है। एक मैसिव स्टार है, उसका अगर साइज एवरेज मैसिव स्टार से 4 to 5 टाइम्स होता है तो वो एक ब्लैक होल बनता है, और उससे 4 to 5 या एवरेज साइज पे रहता है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, ठीक है। तो 4 to 5 टाइम्स हो, हाँ बिल्कुल, राइट। तो ये ब्लैक होल बनता है, ठीक है। तो ये एक ब्लैक होल का असली फोटो है जो नासा ने लिया था, एक इवेंट होराइजन मिशन लॉन्च किया था, उस मिशन से उन्होंने एक ब्लैक होल के ऊपर अपना पूरा कैमराज को और अपने सारे एंटीनास को कंसंट्रेट किया, उससे डाटा को कैलकुलेट किया, और उस डाटा को एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करने के बाद ये फोटो बनाया गया। तो ब्लैक होल को देखना पॉसिबल नहीं है ना, ब्लैक होल तो ब्लैक कलर का होता है और स्पेस में ब्लैक है तो वो दिखेगा नहीं, बट ये क्या है फिर, ये लाल रोशनी, हाँ एक ब्लैक होल है सपोज, ये एक ब्लैक होल है, और ये अपने आसपास के सारे मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने ग्रेविटेशनल पुल से ले रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल था, वो इसके पास जा रहा है और वो इसके अंदर जाना चाह रहा है, ठीक है। क्या डायरेक्ट यू स्ट्रेट लाइन में जंप करता है ना। आपने अपने बाथरूम में या अपने वॉश बेसिन में भी आप पानी डालेंगे तो सपोज कीजिए वो वॉश बेसिन का जो बीच का होल है वो एक ब्लैक होल है, तो पानी कैसे जाएगा, वो उसको रिवॉल्व करेगा, है ना, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करके फिर धीरे 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 लास्ट में उसके अंदर चला जाएगा। एग्जैक्टली सेम फिनोमेना ब्लैक होल में है, जो भी मटेरियल है वो डायरेक्ट जंप करने के बजाय इस फॉर्म में है ना, एक वर्लपूल सा बनाता हुआ उसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। और इतना ज़्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल होता है इसके अंदर कि ये जो मटेरियल है बहुत तेज स्पीड से इसको चारों तरफ वर्लपूल बनाएगा, चक्कर लगाएगा, इतनी तेज स्पीड से ये सारा जो मैटर चक्कर लगा रहा है, तो इनके बीच में, इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या कोलिजन भी होगी, बिल्कुल होगी कोलिजन। और कोलिजन होने से फिजिक्स में फिनोमेना पढ़ा होगा आपने, क्या होता है, हीट जनरेट होती है। सो ब्लैक होल के चारों तरफ इतना हॉट मटेरियल होता है कि वो लाइट एमिट करना शुरू कर देता है। आपस में ही टकराएंगे ना, सपोज करो इस कमरे में मैं 100 लोग फिट कर दूं, अब वो मूवमेंट भी करेंगे, रुक के बैठ नहीं सकते हैं, चक्कर लगाएंगे तो टकराएंगे ना, टकराएंगे तो लड़ेंगे, है ना। सो हीट जनरेट हो रही है तो लाइट शोर होगा, तो सेम ये टकरा रहे हैं तो हीट जनरेट हो रही है, शोर की बजाय क्या हो रहा है, लाइट जनरेट। और ये जो लाइट है वो यहाँ दिखाई दे रही है आपको, है ना, एग्जैक्टली ये जो लाइट है, और इसी लाइट को जो एक ब्लैक होल के चारों तरफ लाइट का एक डिस्क बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेंट होराइजन। तो ब्लैक होल को उसकी इवेंट होराइजन से पहचाना जाता है कि एक डिस्क है और उसके बीच में ब्लैक स्पॉट है, मीन्स यहाँ पर एक ब्लैक होल है। हालांकि जो डिस्टेंट ब्लैक होल्स होते हैं उनकी इवेंट होराइजन को ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है, ठीक। तो सो ये एक सबसे बड़ी जो है ह्यूमैनिटी की एक अचीवमेंट मानी जा सकती है कि उन्होंने एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को कैमरे में कैप्चर कर लिया। हाँ, वाइट होल तो कहाँ पड़ा, वो तो स्टार हो गया ना। वाइट मीन्स तो क्या सन वाइट कलर में चमकता हुआ नहीं दिख रहा है आपको, वाइट होल या वर्म होल, वर्म होल तो सुना है। नहीं, ये वर्म होल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप, वर्म होल का कॉन्सेप्ट क्या, हाँ तो यही तो बता रहे हैं कि ब्लैक होल्स है वो वास्तव में गेटवे है दूसरे यूनिवर्स में जाने का, एक कॉन्सेप्ट और है मल्टीवर्स का। सो अब ये जो ब्लैक होल है, सपोज ये हमारा यूनिवर्स है, यहाँ पर ब्लैक होल है,
यहाँ से कोई चीज अंदर एंटर हुई तो यहाँ पर दूसरा यूनिवर्स है, ये उसमें एंटर हो जाएगी। सो दिस इज लाइक ए वर्म होल। ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपका इससे मैच कर रहा है कि आपने ब्लैक होल में हाँ, ब्लैक होल में एक ऐसा होता है कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में रेडियो एंड एक्सरेज का एक जेट निकलता है, ठीक है, इस तरह से। ये जो जेट है ये अलग से दिखाई देता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में ये दिखाई देता है, ठीक है, लाइट का फॉर्म में दिखाई देता है, दोनों तरफ जेट निकलते हैं इसके। वो जेट इसके अंदर जो मटेरियल की कोलिजन की वजह से हाई टेम्परेचर बनता है, रिएक्शंस होती है, उसकी वजह से रेडियो वेव्स एंड एक्सरेज की फॉर्म में ये बाहर। ये सब ब्लैक होल्स में नहीं होता, सुपर मैसिव जो बहुत बड़े होते हैं, इवन हमारी गैलेक्सी से भी ज़्यादा बड़े, उनमें दिखता है। हाइपोथेसिस है, ऐसा कोई अभी इसका कोई ऑब्जर्व एमिट कर देता है, उसका कोई एविडेंस नहीं है ना। सेम जो वर्म होल है ये भी एक हाइपोथेसिस है कि ब्लैक होल में हम जाके गिरेंगे। ब्लैक होल एमिट नहीं करता कुछ भी। उन्होंने ये कहा है कि ब्लैक होल एक में हर चीज़ अंदर जा रही है, वापस लौट के नहीं आ रही है। सो आपका वॉश बेसिन है, आपने उसके अंदर कुछ डाला तो वो चला गया, कहाँ गया? तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो चीज़ है वो दूसरे यूनिवर्स में एंटर कर रही है। सो यहाँ पर एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स है। देखिए मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को कैसे इसमें वो करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। हाँ, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट भी ब्लैक होल में है ना। टाइम डायलेशन में क्या होता है कि जो हमारा टाइम है एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा है यहाँ पे, बट हाई ग्रेविटेशनल फील्ड वाले किसी ऑब्जेक्ट के पास टाइम की स्पीड कम हो जाती है ना। सो वहाँ पर जैसे किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास बिताया हुआ 1-2 सेकंड यहाँ के 2 साल के बराबर हो सकता है, तो टाइम डायलेशन का। अब आप जो कह रहे हो ना वर्म होल, अब देखिए यूनिवर्स है हमारा एक, अब एक सवाल उठता है कि यूनिवर्स, चलो ठीक है हमने ये मान लिया कि बाउंस कर रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ओके। इसके बाहर क्या है? या तो इसके बाहर गॉड है। एक कॉन्सेप्ट ये लेकर आया कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा प्लेनेट है, इसके बाहर और प्लैनेट्स हैं और सोलर सिस्टम्स हैं और स्टार्स हैं, तो वैसे ही हमारा यूनिवर्स है तो इसके बाहर और यूनिवर्स होंगे। लेकिन वो किस फॉर्म में है? क्या ऐसे ही दूर दूर, या ऐसा हो सकता है कि ये एक यूनिवर्स है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैक होल बना। अब हम थोड़ा टॉपिक से बाहर निकल गए क्योंकि यूपीएससी में ये नहीं है, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, यहाँ पर एक ब्लैक होल बना, बनता गया और एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पर सिंगुलरिटी, ब्लैक होल भी सिंगुलरिटी में है और हमारा जो बिग बैंग से पहले जो भी ऑब्जेक्ट था वो भी सिंगुलरिटी में था। ब्लैक होल का मास और उसका टेम्परेचर इतना हो गया कि यहाँ पर बिग बैंग हो गया, एंड देन फिर यहाँ पर एक यूनिवर्स और बन गया जो अभी इससे छोटा है, धीरे धीरे इन्फ्लेट हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फिर यहाँ पर भी कोई ऐसी सिचुएशन बनी, यहाँ भी एक बिग बैंग हो गया, और यहाँ कुछ बनी तो यहाँ भी एक बिग बैंग हो गया। तो वास्तव में मल्टीवर्स मीन्स, मल्टीवर्स एक दूसरे से दूर दूर नहीं है, आपस में जुड़े हुए हैं। एक जैसे एक प्लांट है, उसमें कुछ हुआ, वहाँ से एक ब्रांच निकली, फिर उस ब्रांच में कुछ हुआ, वहाँ से एक सब ब्रांच निकली, फिर कुछ हुआ, ऐसे करते। तो यूनिवर्स सारे आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो ब्लैक होल है जहाँ से बिग बैंग हुआ था, ये ब्लैक होल यहाँ पर अभी भी ब्लैक होल की फॉर्म में दिख रहा है, एंड देन यही वर्म होल का काम करेगा। और यहाँ से अगर मैं जंप लगाता हूँ तो मैं इस दूसरे यूनिवर्स में पहुँचूंगा सीधा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये है ना, कई साइंटिस्ट पे है ना। हाँ, ये आइडिया है। इस हम अपने यूनिवर्स की बॉर्डर्स को देख ही नहीं पाए तो आगे क्या है हमें क्या पता। हाँ, हाँ, उस तरफ का हम देख नहीं पा रहे हैं इसलिए एविडेंस नहीं है। हाँ, आता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स वो गेटवे वन वे हो सकता है, ये एक हाइपोथेसिस है। हाँ, हाँ, निकलता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है तो मीन्स वो शायद, मीन्स जो मदर यूनिवर्स है ना, मदर यूनिवर्स से आप, हाँ, पोर्टल हो सकता है। तो निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी हम इधर से इधर जा सकते हैं लेकिन इधर से इधर नहीं आ सकते। हाँ, हाँ,
वो वाइट होल है, वो वाइट होल है। हाँ हाँ, उसका कोई, क्योंकि हम दूसरे यूनिवर्स में जा ही नहीं सकते ना। बेटर ये है, बेटर ये है। हाँ, वर्म होल अभी हाइपोथेसिस है, अभी तक इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सका है। ठीक है, अब उसमें एक, हाँ मैंने एक साइंटिस्ट का देखा था एक डॉक्यूमेंट्री में कि उन्होंने बताया था कि वर्म होल को आइडेंटिफाई करके स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाला कोई स्पेस क्राफ्ट होगा, उससे उसमें एंटर करेंगे और फिर टाइम डायलेशन होगा, तो उसमें सर्वाइव कैसे करेंगे उस पूरी ट्रेवल में, वो सारी टेक्निक्स डेवलप करेंगे तो हम वर्म होल, एक काल्पनिक ब्लैक होल जैसी चीज़ है जिसमें हम दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। हाँ राइट। हाँ, टाइम डायलेशन का आई थिंक नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जाता है कि हुए है, क्योंकि जो स्पेसशिप, जो इंटरनेशनल स्पेसशिप है, वहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि उनको टाइम डायलेशन फील हुआ है ना। यानी हम अर्थ से कुछ दूरी, कुछ 100 किलोमीटर्स की ऊंचाई पर भी जा रहे हैं तो टाइम डायलेशन दिखाई दे रहा है। लाइक सुनीता विलियम्स वगैरह है, तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस में बताया है, जो लंबे टाइम तक एस्ट्रोनॉट स्पेस में रह रहे हैं उन्होंने टाइम डायलेशन को ऑब्जर्व किया है। हाँ, उनकी एज कम आ रही है, यानी वो अर्थ से आप दूर जा रहे हैं तो एज टाइम स्लो चल रहा है, अर्थ पर आपका टाइम अलग चल रहा है, तो डेफिनेटली। हाँ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये है तो बेटर, तो मुझे ये लगता है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है, इसका 2019 में इमेज लिया गया था, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये जैसे कुछ ऐसा एक डायग्राम के थ्रू बताने का है कि ये ब्लैक होल है, ये एक सिंक होल जैसा आपके वॉश बेसिन या किचन सिंक में होता है, उस डायग्राम में दिखाया गया है, जो मेरी बात को प्रूव कर देगा। ये होल है, यहाँ सिंगुलरिटी यहाँ मौजूद है, मटेरियल इसमें आ रहा है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर इवेंट होराइजन बन रहा है। ठीक है, और फिर ये मटेरियल इसके अंदर पहुँच जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नया कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने दे दिया था आपसे कई सालों पहले। उन्होंने अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस में थियरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड जो उन्होंने कैलकुलेशंस की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है, सो उस केस में वो कुछ वेव्स, ये जो हमारा स्पेस है, टाइम और स्पेस का जो 3 डायमेंशन होती है ना, ऐसा। ठीक है, ये तो एक्स वाई जेड, ये हमारा स्पेस का डायरेक्ट होता है, एंड देन एक और होता है टी, टाइम। तो जो हमारा जो भी यूनिवर्स है वो वास्तव में क्या है, टाइम और स्पेस का एक फैब्रिक है जिसमें हम सब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर मान लीजिए ये एक कपड़े का फैब्रिक है, ये फर्श, और ये पत्थर का है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कपड़े में ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व होगा। मैं अगर इस पर चलता हूँ तो इसमें कुछ वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है, वो ऑब्जेक्ट टाइम और स्पेस का जो फैब्रिक है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, उसमें कुछ वेव्स जनरेट करता है, कुछ टर्बुलेंस जनरेट करता है, एंड दोज वेव्स आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेव्स। व्हाई? बिकॉज दोज आर जनरेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मास। मास की मौजूदगी की वजह से, मास की जो है प्रेजेंस की वजह से टाइम एंड स्पेस के अंदर जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, दोज वाइब्रेशन आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेव्स। देखिए कैसा दिखता है ये, कुछ मैंने इमेजेस डाली है, देखिए इसको रहने दीजिए, अभी इसको देखिए। लाइक अर्थ रोटेट कर रही है, तो टाइम एंड स्पेस का ये फैब्रिक है, तो इसमें ये कुछ ना कुछ टर्बुलेंस या वाइब्रेशन या ऑस्किलेशन प्रोड्यूस कर रही है, एंड दोज ऑस्किलेशन जनरेटेड ड्यू टू द मास ऑफ अर्थ आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेव्स। यानी एक छोटी सी एंट या एक छोटा सा पत्थर भी अगर मैं फेंकता हूँ तो टाइम एंड स्पेस में कुछ वाइब्रेशन करेगा, बट उस वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। इवन एक बड़ी ट्रेन या बड़ा शिप भी अगर कर रहा है, या हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट भी कर दिया, उसकी वजह से भी जो ग्रेविटेशनल वेव्स के वाइब्रेशन है उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बहुत ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो शेक तो शॉक वेव्स की वजह से करता है, वो वाइब्रेशन शॉक वेव्स के वाइब्रेशन है, और
जो ब्लास्ट का जो वाइब्रेशन आता है ना वो साउंड वेव का वाइब्रेशन है। सपोज आप किसी डीजे के पीछे खड़े हैं, कभी किसी दोस्त की शादी में गए हो और वो वाइब्रेट करता है तो आपका चेस्ट भी वाइब्रेट करता है। सो वो वाइब्रेशन ग्रेविटेशनल वाइब्रेशन नहीं है, उसको आप ऐसे नहीं मानेंगे। वो वाइब्रेशन शॉक जो है साउंड वेव्स का वाइब्रेशन है। ग्रेविटेशनल वेव्स का वाइब्रेशन छोटे ऑब्जेक्ट में होता तो है लेकिन उसको डिटेक्ट करना या उसको फील करना इम्पॉसिबल होता है। किन को हम डिटेक्ट या फील कर सकते हैं? कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स ऑफ यूनिवर्स। ये छोटी मोटी अर्थ वर्थ तो कुछ है ही नहीं, है ना। अर्थ क्या है? ये अर्थ, ये सन, और सबसे बड़ा जो स्टार है वो कितना बड़ा होगा सन से? सबसे, और ये स्टार गैलेक्सी के आगे कितना बड़ा है? मिल्की वे। और ये मिल्की वे जो अब तक की सबसे ऑब्जर्व की सबसे बड़ी गैलेक्सी के सामने कितनी बड़ी है? ये मिल्की वे है और ये वो है। और ये जो सारी गैलेक्सीज हैं अब तक ऑब्जर्व किए गए सबसे बड़े ब्लैक होल के सामने कितने बड़े हैं? सपोज कीजिए ये पूरा बॉक्स वो ब्लैक होल है, ब्लैक होल। तो अब आप इमेजिन करिए कि हम यूनिवर्स में कहाँ हैं और हमारी जनरेट की हुई ब्लैक होल या हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल वेव्स या हमारे अर्थ या सन की ग्रेविटेशनल वेव्स को क्या ऑब्जर्व करेगा कोई? इनका कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी सन सबसे बड़े स्टार के सामने इतना बड़ा है, सबसे बड़ा स्टार हमारी मिल्की वे के सामने इतना बड़ा है, हमारी मिल्की वे अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी आइस 1101c उसके सामने इतनी बड़ी है, और ये सारी गैलेक्सीज जो अब तक ऑब्जर्व किया गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है उसके सामने कितनी बड़ी है? ये जो पूरा आपका बोर्ड है उसके सामने इतना सा एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल। सो वी कैन नॉट डिटेक्ट gravitational waves generated from movement of our earth, other planets, moons, sun. It's not possible. What is possible? Very catastrophic events caused by movement of such kind of big black holes. ऐसे बड़े black holes के movement से जो gravitational waves होती है उनको हम observe कर सकते हैं। वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ तब जाके हुआ वो ऑब्जर्वेशन। कैसे? देखिए, जैसे दो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, हाई डेंसिटी, बहुत हाई डेंसिटी, और इनका बाइनरी सिस्टम है, यानी दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, और ये फिर टाइम एंड स्पेस फैब्रिक के अंदर देखिए कितना टर्बुलेंस बना रहे हैं, एंड देन ये टर्बुलेंस जो है ग्रेविटेशनल वेव के में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम लाइक ऐसा बाइनरी सिस्टम दो ब्लैक होल के बीच में बन जाए, दो ब्लैक होल एक दूसरे को ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं और एक दिन ये चक्कर लगाते लगाते पास आएंगे, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और पास आने के बाद इनके बीच में टक्कर होगी। सो वो टक्कर, वो कोलिजन जो ग्रेविटेशनल वेव्स बनाएगी वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये है, ठीक है। वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इनके आसपास लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। लाइफ क्यों नहीं पॉसिबल है? लाइफ एक ऐसी जगह पे पॉसिबल होती है जहाँ पे एक स्टार है वो लाइट दे रहा है, क्योंकि लाइफ किससे पॉसिबल होती है? फोटोसिंथेसिस से, है ना तो ये प्रॉपर लाइट दे रहे हैं, प्लस ये दो न्यूट्रॉन स्टार है, प्लस ना तो ये कोई सनलाइट प्रॉपर दे पा रहे हैं, प्लस इनके आसपास इतनी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से इतना ज़्यादा हाई ग्रेविटेशनल फोर्स है लाइफ। हाँ ये जो वेव्स हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, राइट, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इस ऐसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जहाँ होती है फिर आसपास लाइफ या कुछ भी होगा तो डिस्ट्रॉय होगा। सपोज हमारा सन ही ब्लास्ट कर जाए, सुपरनोवा कर जाए, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? 15 करोड़ किलोमीटर्स ओनली, है ना, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो ग्रेविटेशनल वेव्स समझ गए क्या है एग्जैक्टली? तो एक नज़र क्या है ये जो बात मैंने कही है एग्जैक्टली, और ये कहाँ पर आपको दिखाई एब्जॉर्व कर सकती है? कोलिजन ऑफ ब्लैक होल्स, ठीक है, कोलिजन ऑफ ब्लैक होल्स, सुपरनोवा ब्लास्ट, ठीक है, collision of neutron stars. Why collision of neutron? Because after black hole these are most dense objects in this universe. यूनिवर्स में सबसे डेंस ऑब्जेक्ट फिर यही है ब्लैक होल, तो इनके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी इसको ऑब्जर्व करेंगे बाद में। हाँ, टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स नाउ इम्पोर्टेंट।
आजकल इस ईयर मैंने पढ़ा था इसके बारे में, न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा था, ठीक है। तो व्हाट आर टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स? बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स, बाइनरी सिस्टम ग्रेविटेशनल वेव्स एंड स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल। ये 4 तरह की ग्रेविटेशनल वेव्स है जो आपको पता होनी चाहिए। एक एक करके देख लेते हैं। नाम से पता हो रहा है व्हाट इज बाइनरी सिस्टम ग्रेविटेशनल वेव। दो सेलेस्टियल बॉडीज का जो बाइनरी सिस्टम है, 2 स्टार्स या 2 न्यूट्रॉन स्टार, जैसा आपको इस इमेज में दिखाया गया है, ये एक बाइनरी सिस्टम है। 2 ब्लैक होल हो सकते हैं जो एक दूसरे का रिवोल्यूशन कर रहे हैं और धीरे धीरे पास आ रहे हैं। कितने बिलियन ईयर्स लगेंगे उनको आपस में टकराने में, वो बात की बात है, बट जब तक पास आएंगे, जब तक ये, तो अब ये जो रोटेशन कर रहे हैं इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स बन रही हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम ग्रेविटेशनल वेव्स। कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे बनती है? एक सुपरमैसिव सेलेस्टियल बॉडी है, सपोज एक न्यूट्रॉन स्टार है या एक ब्लैक होल है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है। एक तो रिवॉल्व करते हैं, एक रोटेट करते हैं अपने ही एक्सिस पर, एक बेबलेट की तरह, एक लट्टू के जैसे, है ना। सो ये रोटेशन, एक सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट का जो रोटेशन है, उससे कंटिन्यूअस स्पेस में विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, है ना, इस सिस्टम में फ्रीक्वेंसी बदलेगी और इस सिस्टम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी और एक ही फ्रीक्वेंसी की ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्सल में रिलीज होती रहेगी। सच यूनिवर्सल जीवी ग्रेविटेशनल वेव आर कॉल्ड कंटिन्यूअस। अपने एक्सिस पे कोई सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है, हाँ, ना कंटिन्यूअस। बाइनरी में तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए ना, जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बर्स्ट मतलब नाम से पता चल रहा है, ब्लास्ट। सो सुपरनोवा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो होता है, दैट काइंड ऑफ एक्सप्लोजन कॉजेज बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। एंड स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स, ये क्या होता है? हमने काफी देर तक डिस्कस किया बिग बैंग को। तो कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स में हर तरफ से आ रही है लेकिन उनका सोर्स पता नहीं है। तो जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, एक लाइट है सारे यूनिवर्स के पीछे बैकग्राउंड में, बट उसका सोर्स पता नहीं है, तो हमने माना कि वो बिग बैंग से आ रही है। सो ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स जो हर तरफ से आ रही है बट उनका सोर्स अननोन है, वो ये माना जा रहा है कि वो बिग बैंग से जनरेटेड, ये हाइपोथेसिस है, अगेन हाइपोथेसिस है, बिग बैंग की वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स बनी है। बिग बैंग वाज मदर ऑफ ऑल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स, है ना। सब कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स या सब ब्लास्ट से सबसे बड़ा ब्लास्ट बिग बैंग ही था। उससे भी डेफिनेटली कोई ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हुई होगी। दोज ग्रेविटेशनल वेव्स आर कॉल्ड स्टोकेस्टिक। बट ये हाइपोथेसिस है, अभी इसको ऑब्जर्व नहीं किया गया है, इसको भी ऑब्जर्व नहीं किया गया है। हाँ, कॉन्टिन्यूस मीन्स कोई सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट है, वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है ना, या कोई बचपन में हम घुमाते थे, है ना, वो रोटेट कर रहा है। तो वो सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट भी स्पेस टाइम फैब्रिक में कुछ टर्बुलेंस, रिपल्स, वेव्स जनरेट कर रहा है, ग्रेविटेशनल वेव। दोज ग्रेविटेशनल वेव डज नॉट चेंज देयर फ्रीक्वेंसी बिकॉज कंटिन्यूअस हो रहा है एक ही डिस्टेंस से। हाँ, इसलिए फ्रीक्वेंसी में आपको चेंज फील नहीं होगा। सो ये कंटिन्यूअस है। तो ऑब्जर्व कौन सी हो पाई है अब तक? ये एंड ये 2 टाइप की ग्रेविटेशनल वेव्स अब तक ऑब्जर्व हो पाई है। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार कैन बी, और या फिर हाँ, उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज फील नहीं होगी, ठीक है। ये 4 तरह की ग्रेविटेशनल वेव्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब तक ये 2 बीच की हैं इनको ऑब्जर्व किया गया है। एक न्यूट्रॉन स्टार का पेयर था, उसकी ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया था यूएसए में मौजूद जो लिगो ऑब्जर्वेटरी है।
ये एक हाइपोथेसिस है कि ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स भी होनी चाहिए। बर्स्ट वाले भी अभी नहीं हो पाई। हाँ नहीं नहीं, अभी उसकी ग्रेविटेशन अभी दो टाइप की, एक तो पेयर एंड रोटेशन पे सक्सेसफुली हो जाएगा, बर्स्ट की भी इजीली हो जाएगी बट हाँ, लेकिन एक स्टोकेस्टिक को अभी ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके सोर्सेज और उनकी डायरेक्शंस का ठीक से पता नहीं, और अब तक ऐसा कोई ऑब्जर्वेटरी बनी नहीं है जो इतना एक्यूरेटली कर ले। जो बनी है वो बहुत एक्सपेंसिव और उसने बस 2-3 बार ही किया है, और वो दिखाता हूँ कैसी है। ये है, देखिए ये यूएसए के 2 प्रोविंस के बीच में फैली हुई है। ये टनल है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी का पार्ट है, फिर एक दूसरे प्रोविंस में है और बीच में ये टनल है, एंड देन फिर कोई ग्रेविटेशनल वेव आती है तो फिर ये कैसे करता है देखते हैं। इसको कहते हैं लिगो। अच्छा, इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बनाया सिर्फ ग्रेविटेशनल के को कुछ सेकंड के लिए ऑब्जर्व करने के लिए। एक हल्का सा रिपल मिला और खुश हो गए, वाओ ग्रेविटेशनल वेव्स, और नोबेल प्राइज मिल गया फिजिक्स में। सो व्हाई ग्रेविटेशनल वेव्स आर सो इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व, टू स्टडी। ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ मतलब है, इतना पैसा वो लोग ऐसे ही लगा रहे हैं। अगेन दोज आर टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर्स एंड वी आर कंज्यूमर्स। हमें ऐसा लगता है जब तक हमें शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं दिख रहा होता है ना, तब तक हम लेते नहीं, अरे छोड़ो बेकार है। और वो लोग 200 साल आगे की सोच के चलते हैं कि दैट्स द डिफरेंस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे विजनरी हुए थे हमारे देश में। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात हुई थी इंडिया में, और जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट थे उन्होंने उसके लिए बहुत अपोज किया, अरे नहीं ये क्या काम कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्व कर भी लिया तो आपने क्या कर लोगे। देन व्हाट, न्यूट्रिनो एक बहुत टाइनी पार्टिकल होता है, उसको ऑब्जर्व करना था क्योंकि उसको भी ग्रेविटेशनल वेव्स की तरह उसको ऑब्जर्व करना, उसके मूवमेंट को इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो इतना टाइनी होता है कि हर मोमेंट मेरी बॉडी में से बहुत सारे न्यूट्रिनो मेरे में से, आप में से, इन दीवारों में से होकर निकल रहे हैं, आर पार निकल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे ऐसी चीज़ को जिसको कोई चीज़ रोक ही नहीं पा रही है? तो उसको बनाने, उसके लिए ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए एक बड़े हिल के गहराई में ड्रिल करके वहाँ पर लेबोरेटरी बनानी थी। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट वगैरह ने कहा कि इतनी एक्सपेंसिव लेबोरेटरी इंडिया में क्यों बना रहे हैं, क्या होगा। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी एग्जैक्टली वही बात की थी, मैं उन्हीं की कॉपी करके बोल रहा हूँ कि अभी शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ्यूचर में जो होने वाले हैं उसमें इसका फ़ायदा मिलेगा। सो एज ए कंट्री वी शुड इंडोर्स सच प्रोजेक्ट्स। तो वो थॉट होनी चाहिए। और आपको तो IAS बनना है, पॉलिसी मेकर ऐसी बातें करेगा, अरे क्या फ़ायदा है, फिर तो कंट्री एकदम ख़राब हो जाएगा, है ना। पॉलिसी में आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको कहाँ जाके गाँव में कलेक्टर या SDM बन के या IPS बन के ये सारा करना है या IRS बन के ये सब करना है, नहीं तो। बट हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका थॉट साइंटिफिक होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्या है और उनसे हम अपनी ग्राउंड लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, है ना। सपोज AI क्या है, बेकार है, हम तो IT सेक्टर के हैं नहीं और आप कलेक्टर बन गए हैं। अब AI से आप रूरल डेवलपमेंट का कुछ प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। सो AI यूज़ करनी आनी चाहिए आपको, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं, बाकी कोई मकसद नहीं है, आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो ये लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इज कॉल्ड लिगो, लेजर इंटरफेरोमीटर। बस इसका वर्किंग एक नज़र आप देख लें, बस आपको पता होना चाहिए कैसे ये वर्क कर रहा है एग्जैक्टली। इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट पर ये वर्क कर रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब कैसे होता है, आपने अगर 12th लेवल पर अगर किसी ने साइंस पढ़ी होगी तो आप बताएं कैसे होता है इंटरफेरेंस, क्या होता है। जस्ट मैं इन शॉर्ट आपको इसका वर्किंग बता के निकलूंगा। कैसे, थोड़ा एलाबोरेट करें, जंक्शन किसका। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, बीच में जो पॉइंट। हाँ, इंटरफेरेंस तो हो गया, राइट, मेरे 2 फिंगर्स हैं, इनमें इंटरफेरेंस हो गया। सो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कैसे होता है, सपोज 2 वेव्स है ना, हाँ, 2 वेव्स सेम फेज में या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर एक दूसरे पर इंटरफेयर करती हैं, है ना, जुड़ती हैं। देन ड्यू टू देयर फेज
एक रिजल्टिंग वेव बनेगी, ये दोनों वेव्स अपना एग्जिस्टेंस खो देंगी और एक रिजल्टिंग वेव बनेगी फेज की बेसिस पर। अगर फेज एकदम सेम रहा तो रिजल्टिंग वेव एक इनसे बड़ी वेव बनेगी, और अगर फेज अपोजिट रहा, एकदम 100% अपोजिट रहा और वेव्स का जो है मैग्नीट्यूड भी एकदम सेम है तो जीरो वेव हो जाएगी। और इन दोनों के बीच का कोई केस है तो कुछ ऐसा भी बन सकता है, कुछ ऐसा भी बन सकता है ना। वो तो तब होगा जब फेज एकदम अपोजिट हो और उनका मैग्नीट्यूड एकदम बराबर हो, तब हाँ कम करेगी, या तो कम करेगी या तो ज्यादा करेगी, कुछ ऐसा, मतलब मल्टीपल दो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही है एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे से टकरा रही है। सो उनके फेज और उनकी जो है मैग्नीट्यूड की बेसिस पर एक वो दोनों के से मिलकर के एक नई वेव बनेगी। अब वो वेव कुछ भी हो सकती है, फेज अगर अपोजिट रहे तो वो एक दूसरे को कम करेगी और मैग्नीट्यूड भी बराबर हो तो जीरो भी कर सकती है, एल्स वो कुछ भी बनाएगी। और फेज एकदम सेम है, सेम डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड भी बराबर तो एकदम डबल साइज की वेव बन जाएगी। कुल मिलाकर के दो वेव्स एक पॉइंट पर मिलने पर एक नई वेव बनती है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। क्या होता है इसमें, ये ऐसा कुछ बनाया जाता है कि एक लेजर सोर्स होता है, ठीक है, लेजर और मिरर होते हैं और ऑब्जर्वर होता है ना। ह्यूमन आई बना रहा हूं मैं ऑब्जर्वर में, बट ऑब्जर्वर एक इक्विपमेंट है, ठीक है। ऑब्जर्वर एंड M1 मिरर एंड मिरर। हाँ मिरर है, ठीक है। क्या कहा, ये लेजर सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। और यहां पर भी एक मिरर लगाया गया, एक वेव यहां पर डाली गई और मिरर से उसको रिफ्लेक्ट करके यहां पर भी डाला, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी और ये भी रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी और एक पॉइंट पर दोनों इंटरफेयर करेगी और एक रिजल्टिंग वेव बनके ऑब्जर्वर के पास जाएगी। आइडियल कंडीशन में रिजल्टिंग वेव की क्या वैल्यू है वो नोट करके रख ली मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए एक अर्थक्वेक आता है तो कुछ टर्बुलेंस होगा, तो ये मिरर्स मूव करेंगे और जैसे ये मिरर्स मूव करेंगे क्या होगा, रिजल्टिंग वेव की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा। तो मतलब एक माइनर सा भी मूवमेंट हुआ, सपोज कीजिए इस ऑब्जर्वेटरी के पास से ट्रेन निकल गई तो भी कुछ वैल्यू आएगी, वैल्यू में चेंज होगा, यानी कुछ टर्बुलेंस आपके पास हुआ है। लेकिन इसमें एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। डेफिनेटली ये बनाया किसने था, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड के बेस्ट लोगों ने। हाँ, तो इन दोनों ने मिलकर के एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो नॉइज है अर्थक्वेक्स की या गाड़ियों के मूवमेंट की या व्हाटएवर जो भी है ना, साइक्लोन, वो सारी नॉइज जो है उनको ये कैंसल आउट करता है। और उसके बाद फिर ये ऑब्जर्वेटरी एज इट इज बनी, हर नॉइज को ये आइडेंटिफाई करता है, इसका सोर्स क्या था, देन कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट, ये चलता रहा। हाँ, कई सालों बाद फिर एक नॉइज आई जिसका कोई सोर्स नहीं था और वो नॉइज का डायरेक्शन वो था जहाँ पर एक बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार का पेयर आपस में कोलाइड कर रहा था। एंड देन फिर ये मूवमेंट हुआ और वो माइनर सा इंटरफेरेंस का चेंज था, उससे उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि स्पेस में एक ग्रेविटेशनल वेव आई है। एंड दिस इज हाउ दे ऑब्जर्व्ड फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव। एंड देन फिर न्यूट्रॉन स्टार का रोटेशन का भी एक ऑब्जर्वेशन किया और इसके 3 साइंटिस्ट थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन तीनों को फिर उस साल 17 या 18 की बात है 17 की बात है, यस, नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया गया था। उन्होंने अपनी लाइफ के कई साल इस काम में लगाए और फाइनली अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थियरी दी थी कि ग्रेविटेशनल वेव है इस स्पेस में, उस थियरी को प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ वास्तव में है ग्रेविटेशनल वेव्स, हमने ऑब्जर्व करके दिखा दी। दिस इज हाउ दे ऑब्जर्व द ग्रेविटेशनल वेव्स। ये पूरा एक इंटरफेरेंस, कई किलोमीटर्स की डिस्टेंस के बाद बड़ी मुश्किल से जरा सी ग्रेविटेशनल वेव इन्होंने ऑब्जर्व की। इससे अच्छा, उस सवाल का जवाब नहीं मिला, मुझे बातों में लगा दिया आपने, क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर साइंटिस्ट को लगा कि हम अगर ऑब्जर्वेटरी की ये जो मिरर्स हैं इनके बीच की अगर डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूं
तो जितना माइनर टर्बुलेंस आएगा उतना हम ऑब्जर्व कर लेंगे। यानी अगर मैं ऐसा ही इंटरफेरोमीटर इस कमरे में बनाता हूं तो ग्रेविटेशनल वेव, क्योंकि वो हमें चाहिए ही नहीं ना, हमें क्या मतलब है उनसे, हमें तो ग्रेविटेशनल वेव्स का सोर्स करता सारा है सारा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो ऑटोमेटिकली सारी नॉइज मान के उसको हटाता जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस कमरे में ऐसा सेटअप लगाऊं तो क्या कर पाऊंगा? इम्पॉसिबल। इनको कई किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगाना पड़ा तब जाके ये पॉसिबल हो पाया। तो एक और प्रोजेक्ट लेकर आए ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने का, जिसमें उन्होंने क्या किया, 3 सैटेलाइट्स बनाए। 2015 में लॉन्च किया गया था ये। 3 सैटेलाइट बनाए। उस प्रोजेक्ट का नाम था लीजा, यूएसए का ये लेजर इंटरफेरोमीटर, सेम LI, स्पेस लेजर इंटरफेरोमीटर, स्पेस इसका मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, लेजर इंटरफेरोमीटर, स्पेस। अब इसमें क्या होता है ये देखिएगा। इन्होंने 3 सैटेलाइट बनाए, एपरेटस, राइट। ठीक है, 3 सैटेलाइट इन्होंने बनाए, एंटीना, स्पेस एंटीना। ओके, 3 सैटेलाइट इन्होंने बनाए, इसको लॉन्च किया गया। और ये सैटेलाइट इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं कि हमेशा इनके बीच की डिस्टेंस बराबर रहेगी। इनके बीच में कुछ भी हो जाए डिस्टेंस चेंज नहीं रहेगी, यानी सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं और अपना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए चल रहे हैं ना, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की जो है लेंथ सेम होती है। ठीक है, और फिर ये लेजर के थ्रू एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं इस तरह से। इसका सिग्नल इसके पास जा रहा है, देन इसका इसके पास, एंड देन फिर इसका इसके पास, लेजर्स के थ्रू। ठीक है, अब क्या होगा, चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस दिन इस टाइम एंड स्पेस फैब्रिक में कोई टर्बुलेंस होगा तो इनकी ये डिस्टेंस डिस्टर्ब होगी, और यहाँ पर अर्थक्वेक या कोई ट्रेन या एयरक्राफ्ट, उसका भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एंड देन फिर वो टर्बुलेंस जैसे ही होगा, और इनकी दूरी बीच में कई किलोमीटर्स की है, मीन्स अर्थ पे वो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की दूरी रखी गई है। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, फ्यूचर में जब कभी ऐसा कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट होगा, या हो सकता है फ्यूचर में स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव का कोई सिग्नल इन तक पहुंचेगा, तो ये उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, एंड देन फिर एक बार फिर और ज़्यादा क्लियर ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल को डिकोड कर लेंगे या ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। ये एक नया प्रोजेक्ट बनाया है जो स्पेस बेस्ड एंटीना या ऑब्जर्वेटरी के थ्रू ये काम करेगा, और ये यूएसए नासा का है। तो फिर अब इतना एक्सपेंस, इतना काम क्यों किया जा रहा है, ग्रेविटेशनल वेव इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सवाल उठता है। सो वाई, बिकॉज ग्रेविटेशनल वेव्स, अब तक हम जो भी स्टडी करते आए हैं स्पेस को, वो लाइट वेव्स के बेसिस पर करे हैं टेलीस्कोप लगा के, या रेडियो वेव्स के बेसिस पर किया है रेडियो टेलीस्कोप्स के थ्रू। बट लाइट एंड रेडियो वेव्स कुछ हद तक हमें किसी ऑब्जेक्ट की नेचर और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स भी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करती ही होंगी, और जहाँ से उनका ओरिजिन हो रहा है वो उसके बारे में बताएगी। भाई सन को मुझे स्टडी करना, तो मैं सनलाइट के स्पेक्ट्रम्स वगैरह के स्टडी कर रहा हूँ, है ना, ऐसा ही तो किया था ना, सुपरनोवा के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, गैलेक्सीज के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। तो कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो रही है, उससे अगर ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हो रही है, उसको मैं ऑब्जर्व करके, उसको मैं रिकॉर्ड करके, उस ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करके फाइनली मैं जो डीप स्पेस में मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनका नेचर, उनका ओरिजिन, वो सारा भी स्टडी कर सकता हूँ, और वो इंफॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो लाइट एंड रेडियो वेव से नहीं मिल पा रही है। सो मेरी टोटल नॉलेज में कुछ ना कुछ गेन होगा। तो एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में ग्रेविटेशनल वेव्स फ्यूचर में रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाने वाली है। वाई, अभी तक हम एस्ट्रोफिजिक्स में लाइट एंड रेडियो वेव्स से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब नई चीज़ें नई पता चलेगी कि एग्जैक्टली हो सकता है ब्लैक होल है, वो लाइट को अपने पास से जाने नहीं देता है। सो हम ब्लैक होल के अंदर क्या है हमें पता नहीं है, उसके मटेरियल का क्या नेचर है ये पता नहीं है। बट ग्रेविटेशनल वेव्स ब्लैक होल से निकल रही है, उनको स्टडी करके हम ये बता सकेंगे फ्यूचर में कि कैसे ब्लैक होल का नेचर है, उसके अंदर कौन से मटेरियल हो सकते हैं,
सिमिलरली जब स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स को हम स्टडी कर लेंगे फ्यूचर में, तो उसके मूवमेंट से, रोटेशन से हो सकता है या टक्कर से हो सकता है ना, दो ब्लैक होल आपस में मर्ज हो रहे हो, तो हो सकता है फ्यूचर में बिग बैंग के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी मिले जब स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स को भी ऑब्जर्व कर लेंगे. तो दिस इज वाई ग्रेविटेशनल वेव्स आर इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज दे विल एड न्यू चैप्टर्स in the field of astrophysics, origin of universe, celestial bodies, unknown or mysterious celestial bodies like black holes, supernovas, है ना, collision of neutron stars. उससे भी हुई है, लेकिन ये नई नॉलेज देगा, ये कुछ नए चैप्टर्स ऐड करेगा. हाँ, बस जो किया है हमने उससे कुछ बेटर मिले, तो इस तरीके से जो हमारी क्यूरियोसिटी है वो और शांत होगी. मानोगे? हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ यस यस, वो सारा उनका जो नेचर है ना, उनका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है वहाँ पर एग्जैक्टली. हाँ हाँ फैब्रिक, हाँ करती ही है, करती है. तो वो एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं वो सारा स्टडी होगा. और एक बात और आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. कोई कंफ्यूज करे तो आप नहीं होंगे. दीज आर ग्रेविटेशनल वेव्स. लीजा पाथफाइंडर प्रोजेक्ट एंड लिगो ऑब्जर्वेटरी. ऐसी एक और है यूरोप में, वर्गो. हाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी. ठीक है, ये है ग्रेविटेशनल वेव्स. नेक्स्ट, थोड़ा एलोबरेट करें अपने क्वेश्चन. इमेजिनरी, अभी कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं मिला है जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट चल सके, अभी तक कोई नहीं है. ये क्या, ये कर लिया क्या हमने? कर लीजिए से. ये उसी साल का क्वेश्चन है जब ये नोबेल प्राइज दिया गया था. ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको एकदम क्विज क्वेश्चन लगेंगे. ऐसा नहीं है सारे क्विज क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आए कहाँ से, बहुत अजीब से. उन क्वेश्चंस के लिए आपको द हिंदू का साइंस एंड टेक का पेज जो है बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. चाहे तो उसके नोट्स बना लें या स्निपेट्स लेके अपने किसी फाइल में संभाल के रखें, उसको मार्कर से वो कर लें. सन, अब अगली सेलेस्टियल बॉडी इज इम्पॉर्टेंट. सन बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, है ना, हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है सन. एक स्टार है, येलो ड्वार्फ कैटेगरी का स्टार है ये, है ना, जाइंट स्टार कैटेगरी में नहीं आता है, येलो ड्वार्फ कैटेगरी का स्टार है. अब इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है. येलो छोटे साइज के स्टार्स होते हैं, लॉन्ग लाइफ साइकिल, है ना. और जाइंट या मैसिव स्टार, फिर उससे रेड जाइंट बनता है. उनका लाइफ स्टाइल छोटा होता है लेकिन साइज बहुत बड़ा होता है. उनका फाइनल डेस्टिनी वाइट ड्वार्फ होता है ना, वो सारा लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं. उनका फाइनल डेस्टिनी दो अलग अलग हो सकता है, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, है ना. तो ये है. ठीक है, ये तो इधर उधर की बातें हैं. सन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट. क्या होता है सन का स्ट्रक्चर? जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोर. ठीक है, कोर. मैंने कोर वर्ड रिएक्टर में भी यूज किया था. रिएक्टर में कोर का क्या काम था? टू कंटेन द न्यूक्लियर फ्यूल एंड कैरी ऑन द fission or fusion reaction. So here is the same. Core is the innermost part of sun and it in this part the nuclear fusion reaction takes place. यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है.
हाइड्रोजन के एटम्स या न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, हीलियम बनाते हैं और यहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। ये दो जोन है, ये एनर्जी को बाहर की तरफ लाने का काम करते हैं। वन इज रेडिएटिव जोन, जो इसके ठीक बाहर होता है, तो ये एनर्जी को रेडिएशन के थ्रू बाहर लाता है, ठीक है, रेडिएशन के थ्रू बाहर लाता है। एंड दूसरा है कन्वेक्टिव जोन, ये वाला जोन जो है एनर्जी को कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू, लाइक कन्वेक्शन कहाँ होता है, गैसेज एंड लिक्विड्स में होता है, राइट। तो वहां पर एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन प्रोसेस से ट्रांसफर होती है। तो कन्वेक्शन दो तरीके से एनर्जी अपर लेयर पर आती है, पहले रेडिएशन के थ्रू एंड देन फिर कन्वेक्शन के थ्रू। फिर आता है आपका फोटोस्फीयर, जो लाइट के फॉर्म में आपको दिखाई देता है, ठीक है, ये फोटोस्फीयर है, जहां जो सन का जो पार्ट हमें विजिबल होता है, ठीक है, फोटोस्फीयर। एंड देन फिर आता है क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर कुछ स्पेस में जो जगह है, इसका एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ये क्रोमोस्फीयर है, यहाँ पर कलर्स के फॉर्म में ये आपको दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ा सा सन को आप ऑब्जर्व करेंगे डूबते सूरज को, तो सन की सरफेस के ठीक ऊपर जो डार्क पार्ट है दैट इज क्रोमोस्फीयर, ठीक है, ये हमें विजिबल होता है। एंड देन लास्ट वन इज कोरोना। कोरोना फिर ये बाहर का जो सारा पार्ट है, ये कोरोना होता है, ये यूजुअली हमको विजिबल नहीं होता है ना। ये हमें कब दिखता है, जब सन इक्लिप्स होता है ना, सूर्य ग्रहण होता है, तो ये सन तो पूरा डार्क हो जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर ये पूरा जब कवर हो जाता है मून से, तो यहाँ चारों तरफ एक लाइट दिखाई देती है, हल्की हल्की, है ना, एक इस तरह के शेप में। दिस इज कॉल्ड कोरोना। ये सिर्फ सोलर इक्लिप्स के टाइम हमको दिखाई देती है। हाँ, सन को मून कवर कर लेता है ना सूर्य ग्रहण के टाइम, फिर चारों तरफ एक लाइट का, जैसे भगवान का फोटो देखेंगे तो चारों तरफ एक दिखता है ना, एग्जैक्टली वैसा एक शेप लाइट का एक घेरा सा बना हुआ दिखेगा, दैट इज कॉल्ड कोरोना, ठीक है। वो ईश्वर को भी इसी तरीके से दिखाया जाता है कि ही इज शाइनर देन, मोर शाइनिंग देन सन, तो इसीलिए ऐसे दिखाते हैं कि सन को पीछे से ढक लिया तो फिर वो कोरोना दिखता है। तो गॉड को ऐसे इमेजिन किया है हमने, ठीक है। सन से रिलेटेड 3 इवेंट्स हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। दीज आर सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स एंड सन स्पॉट्स। देखिए क्या है, जब हमारा सन है, इस पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है तेजी से, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम का प्लाज्मा मिक्सचर है। वो प्लाज्मा कंटिन्यूसली वॉलेटाइल है, मूवमेंट कर रहा है, सो वो प्लाज्मा कंटिन्यूअस बाहर के स्पेस में चार्ज पार्टिकल्स रिलीज करता रहता है। चार्ज पार्टिकल्स रिलीज करता रहता है, और ये चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअस जो सोलर सिस्टम में फ्लो करते हैं, जहाँ से उनका सोर्स है, ओरिजिन है, वहाँ से अलग डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे विंड फ्लो करती है। सो दिस इज व्हाई वी कॉल्ड इट सोलर विंड्स। सोलर विंड्स इज व्हाट, मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, आयंस जनरेटेड फ्रॉम सन सरफेस, ठीक है, सन से जनरेट होते हैं, और दे कहाँ पर मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ये पूरे सोलर सिस्टम में मूव करते हैं। लाइक ये हमारी अर्थ है, तो ये सन विंड लगातार अर्थ की तरफ मूव कर रही है, और ये हार्मफुल होती है, बट हमारा अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल है, प्लाज्मा से जनरेट होते हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड से इन पार्टिकल्स को हम रिपल्स कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम होता है, ये चार्ज पार्टिकल है, हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इन चार्ज पार्टिकल से हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सेकंड, सन स्पॉट्स। सन सरफेस है, और ये सरफेस बहुत ही हॉट, वेरी हॉट प्लाज्मा से भरी हुई है, और मैंने आपको बताया प्लाज्मा वॉलेटाइल है, एक जगह स्टेशनरी नहीं है, लहरों के या वेव्स जैसे समुद्र में उठती है वैसे ही ये लगातार मूव करता रहता है, ठीक है। मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। समटाइम्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक जगह स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि वहां चार्ज पार्टिकल का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, और दूसरी जगह वो वीक हो जाता है। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड
जो एनर्जी कन्वेक्शन जोन और रेडिएशन जोन से होकर बाहर आ रही थी, वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स स्ट्रांग हो रहे हैं, वहाँ पर वो उस एनर्जी को रोक देगा। तो होगा क्या, यहाँ पर्टिकुलर ये जो जगह है, यहाँ से एनर्जी निकल तो रही है लेकिन कम निकल रही है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और बाकी का प्लेस जो है वहाँ पर एनर्जी अपने यूजुअल फॉर्म में निकल रही है। सो ये जो जगह है, इसका टेम्परेचर आसपास की जगह के टेम्परेचर से थोड़ा ऑफ कोर्स कम होगा। हालांकि है ना, हीट यहाँ भी है, डेंजरस हीट है, बट वो आसपास की जगह से थोड़ा सा कम हीट है, तो फिर वो हमें किस फॉर्म में दिखाई देगा, ब्लैक स्पॉट के फॉर्म में दिखाई। ठीक है, जहाँ आग ज़्यादा है, फायर ज़्यादा है, वहाँ शाइन है। जहाँ फायर कम हो गई है या रुक गई है ऑलमोस्ट, वहाँ पर शाइन नहीं है। सो आपको सन स्पॉट के फॉर्म में ये दिखाई देंगे। इनका एक साइकिल होता है, हर 10-11 साल में ये बनते हैं और फिर डिस्ट्रॉय होते हैं। दीज आर सन स्पॉट्स। हाउ दे फॉर्म, they are formed because of due to presence of strong magnetic field caused by large concentration of plasma ions। ठीक है, और ये क्या करता है, ये strong magnetic field stops the energy or restrains the energy coming from the core। That's why these spots are shown in cooler place on sun in the form of cooler place। ठंडे स्थानों के रूप में, मतलब जो प्लेस है उसके फॉर्म में दिखाई देंगे। एंड देन दे आर मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। लेकिन क्या ये ऐसा रहेगा हमेशा? प्लाज्मा मूव कर रहा है ना, तो कभी कभी जब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ कंसंट्रेटेड है, रबड़ बैंड होता तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाता। एक रबड़ बैंड है, इमेजिन करता हूँ, है ना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड का है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सो यहाँ सन स्पॉट बना दिया इसने। लेकिन ये वॉलेटाइल है, ये लगातार मूव कर रहा है लाइक दिस। लिक्विड प्लाज्मा स्टेट को लिक्विड भी नहीं कहूँगा, लेकिन बट कुछ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक टाइम में ऐसा होगा कि कभी ये ज़्यादा ट्विस्ट होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ज़्यादा ट्विस्ट होगा, एंड देन एक मोमेंट ऐसा होगा कि ये टूट जाएगा, क्योंकि सारा प्लाज्मा बहुत वॉलेटाइल है, बहुत तेजी से मूव कर रहा है वेव्स की फॉर्म में। जैसे ये टूटा, देन यहाँ पर जो एनर्जी कंसंट्रेटेड है वो क्या करेगी, अब तक उससे वो ज़्यादा इकट्ठी हो रही थी नीचे, राइट। अब जैसे ही वो गेट खुला, सपोज कीजिए आपके पास बहुत सारे गेट हैं आपके डैम के अंदर, एंड देन उस सब में से पानी निकला, एक वाला जो है उसको पानी आपने सारा रोक रखा है, एंड सडनली आपने उस वाले पाइप से, उस वाले टैंक से पानी निकाला, तो ऑलरेडी वो ओवरफ्लो होने के था, क्योंकि उसकी एनर्जी बाहर नहीं निकल रही। जैसे ये इंटेंगलमेंट की वजह से टूटेगा, सडनली एक ब्लास्ट होगा इन फॉर्म ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वेव्स, एक्सरेज, रेडियो वेव्स, चार्ज पार्टिकल्स। ये सडन ब्लास्ट होगा, दिस ब्लास्ट इज कॉल्ड सोलर फ्लेयर। ठीक है, और यहां पर एक तेज प्लाज्मा का फ्लो होगा, एंड दैट फ्लो इज कॉल्ड कोरोनल मास इजेक्शन। ये पूरा फिनोमेना समझ में आ गया? ये बस यहाँ ये जो ब्लास्ट हो रहा है ना, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड टूटा और सडनली एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा अगर स्पेस में लॉन्च कर देता है, सो दिस इज कॉल्ड कोरोनल मास इजेक्शन। बताइए, फिनोमेना समझ में आ गया आपको? क्या इसके इंपैक्ट होते हैं? बिकॉज दीज आर चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। चार्ज पार्टिकल है तो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है उनको ब्लॉक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्टर्ब करेंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिस्टर्ब करेंगे, और हमारा पूरा अर्थ, हमारी पूरी ह्यूमैनिटी, चाहे आप न्यूयॉर्क में बैठे हो या सहारा के किसी डेजर्ट में बैठे हो, राजस्थान के डेजर्ट में किसी गांव में बैठे हो, सबके पास मोबाइल है, सबको फ़ोन चाहिए, और वो किससे चल रहे हैं? सैटेलाइट से। सो अगर ऐसा कोई भी सोलर फ्लेयर है ना, सोलर फ्लेयर का इवेंट होता है, कोरोनल मास इजेक्शन का इवेंट होता है, तो वो क्या होगा, आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
पावर ग्रिड सिस्टम, उनको डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा एक और फिनोमिना होता है, जस्ट आपको, ये चार्ज पार्टिकल्स है ना, तो सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर अटैक करेंगे, तो उन दिस, ये तो विंड तो हमेशा चलती रहेगी। ये जो विंड है हमेशा चल रही है चार्ज पार्टिकल की, ये तो मैग्नेटिक फील्ड होल्ड कर रहा है। सडन को एक बड़ा स्ट्रॉम आता है, आप एक छोटी से हट में रहते हैं, विंड चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सडनली साइक्लोन आया तो कुछ तो इफेक्ट आएगा ना, बिल्कुल होते हैं ऐसे, है ना, ऐसा होता है। सडनली स्ट्रॉम आएगा तो फिर आपके अर्थ पर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डिस्टर्ब होगी। एंड ये जो सोलर विंड्स हैं ये आप आसानी से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अगर आप कभी ट्रेवल करके पोलर रीजन में जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको अरोरा दिखाई देगा। अरोरा मीन्स आसमान में नाइट के टाइम अचानक से बहुत कलरफुल लाइट्स जनरेट होती है, तो वो सोलर विंड्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन पोलर रीजन पर है, वहाँ पर रिएक्ट करेंगी तो फिर ये लाइट के फॉर्म में आपको दिखाई देती है। तो कभी पोलर रीजन में जाना हो तो वहाँ पे दिखेगा। हाँ, इसके अलावा हाँ, हाई हिल्स पर भी आपको, लद्दाख चाइना में भी दिखाई देती है, ठीक है। दीज आर, हाँ ये फ्लेयर है, ये फ्लेयर है। तो इस डायग्राम में दोनों चीजें दिखाने की, लेकिन विंड्स ये हल्का पार्ट है और जो लार्ज अमाउंट ऑफ ये प्लाज्मा निकल रहा है, दिस इज फ्लेयर। और स्पॉट आपने देख लिया, कोरोनल मास इंजेक्शन, यही तो बताया, अरोरा फिनोमेना। सन स्पॉट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में भी मैंने आपको दे दिया है, ये सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स। एक मिनट, एक डायग्राम मैंने डाला था इसमें, हाँ कुछ ऐसा है ना, ये मूविंग डायग्राम से और आपको देगा। तो यहाँ अरोरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो किस तरह से हमको फ्लेयर से, सोलर विंड से प्रोटेक्ट कर रहा है। बट सोलर फ्लेयर का इवेंट जब होगा, कोरोनल मास इजेक्शन का इवेंट होगा, तो कुछ ना कुछ हम पर इम्पैक्ट आएगा। तो एक मूविंग डायग्राम से आपको बड़ा भी होता है ये, है ना, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है उससे, हीट वेव्स भी आती है, और बड़ा इवेंट मीन्स आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही फेल हो गए। हाँ बिल्कुल, ऐसा माना जा रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर भी होगा, ऐसा होगा। हाँ, हाई हिल्स पे ऐसा होता है कि जो हायर एटमॉस्फेयर में आप मौजूद होते हैं, तो आयन जो आयनोस्फेयर है उसको आप पास से देख पा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी जो मूवमेंट होती है उसको आप आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आयनोस्फेयर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इवेंट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन पोलर में बहुत कॉमन होते हैं। ऐसा कुछ इमेज है अरोरा का, ऐसा ही दिखाई देता है ना। ये क्या है, हाँ एक क्वेश्चन है ये एक, राइट सी, बिल्कुल हीट वेव्स होगी तो फॉरेस्ट फायर। सी, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ओके। सुनामीज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, गलत हो गया। पावर ग्रिड्स सही है। अरोराज आएंगे क्योंकि आपको ज्यादा चार्ज पार्टिकल मिल रहे तो अरोरा होगा आयनोस्फेयर में। फॉरेस्ट फायर हीट वेव्स की वजह से होगा। देन ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, यस, है ना, जो विंड्स होती है वो सैटेलाइट्स को पुश भी करेंगी, है ना, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, यस। हाँ तो मेरे टाइप करने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 5 भी आएगा, सी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को मेन पेपर से देखकर टाइप किया है मैंने। हाँ सुनामी पॉसिबल नहीं, वो अर्थक्वेक से रिलेटेड फिनोमिना है। हाँ नहीं उस वजह से नहीं, वहाँ तो क्लाइमेट चेंज है। अब
क्लाइमेट चेंज ज़्यादा वो इम्पेक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हीट वेव्स जनरेट होंगी अर्थ पर, जैसा कि नेक्स्ट ईयर का बताया जा रहा है कि और ज़्यादा हीट, समर में हीट आएगी फ्लेयर्स की वजह से, देखा जाएगा। ठीक है, ये प्लैनेट्स है, अब देख लीजिए, आप आइडिया लगा सकते हैं। ये अर्थ है हमारी और ये सन की सिर्फ सरफेस दिखाई दे पा रही। सो वेयर आर वी इन दिस यूनिवर्स? हम इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही एक अच्छा सा एक वीडियो था, उसमें इसमें बताया गया था कि अर्थ है, सन उससे बहुत बड़ा है, सन से सबसे बड़ा स्टार यूआई स्कूटी, वो बहुत बड़ा है, एंड वो यूआई स्कूटी जो है मिल्की वे के सामने बस जस्ट एक डस्ट पार्टिकल के। तो आप इसमें देखें, खैर टॉपिक पे आते हैं। सो ये सन है और ये हमारे प्लैनेट्स है। यहाँ तक के प्लैनेट्स इंटरनल और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं। वाई? बिकॉज दीज आर मेड ऑफ रॉक्स। ये सब आपने है ना एलिमेंट्री ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। एंड देन फिर ये गैसियस है ना, एक्सटर्नल गैसियस है और ये गैस से बने हुए होते हैं ये। ठीक है, ठीक है, प्लैनेट्स की डेफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कॉमेट्स, ठीक है, ये कॉस्मिक स्नोबॉल फ्रोजन गैसेस से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये आप देखिएगा, और ये ऑर्बिट ठीक है, सन को ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, और इनका जो लास्ट जो पार्ट है पीछे का, ये एक टेल के फॉर्म में दिखाई देता है, जो सन के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो जो डस्ट एंड आइस पार्टिकल्स जिससे अलग हो रहे होते हैं सनलाइट में, वो शाइन करके इस फॉर्म में दिखाई दे। हाँ, है ना, तो इस यू डायरेक्शन तो सन के अपोजिट डायरेक्शन, तो लाइट के इस तरह से आपको दिखाई देगा। हाँ, बहुत ज़्यादा दूरी पर होने की वजह से प्रॉपर हीट नहीं मिलती इनको। सो यहाँ पर जो भी आपको एक्सटर्नल वहाँ मिलेंगे तो आपको सारे फ्रोजन मिलेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, एस्ट्रॉइड, इनको मैंने आपको शामिल कर लिया। आउटर सोलर सिस्टम में होता है ये। ठीक है, हाँ, अंदर नहीं है, अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन अर्थ के पास से भी गुजरे हैं कुछ। हाँ, नहीं बिल्कुल, रेंज इसकी चेंज होती है आई थिंक। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, स्मॉल जो है रॉक्स होती हैं जो सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है, दीज आर एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, मीटियोर्स, मेटेरोइड्स एंड मीटेरॉइड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो जो छोटी रॉक्स होती हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो फ्लो कर रही हैं अगर स्पेस में, दीज आर मीटियोर्स। जब वो गिरने वाली होती है और वो गिर रही होती है तो मीटेरॉइड्स, एंड जब वो पहुंच जाती है सॉलिड फॉर्म में, मीटेरॉइड। जस्ट आपको कॉमन बातें हैं ये छोटी छोटी। ठीक है, ये कर लीजिए क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट जहाँ है वहाँ हम टाइम देंगे। वो उसमें वही है, क्या ऑप्शन ही नहीं है भाई, आपने सही ऑप्शन लिख रखे हैं उस ऑप्शन में। देख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ। उसमें फिर से सारे ही सही होंगे। नहीं, कुछ ना कुछ उसमें इशू हुआ है, मैं भी देख के बताता नहीं, फिल्म्स के पेपर में भी वही हूँ। है। अच्छा, देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये देख लो। बताइए। सही है, ठीक है। 1 and 3 मास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 and 3, राइट। ऑर्बिट जुपिटर एंड वाइल, हाँ हाँ, ठीक है, एक मिनट में पढ़ लूँ। बिटवीन ऑर्बिट्स इन जुपिटर मास वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड, हाँ, तो ये गलत है। जो है एस्ट्रॉइड, और भी एस्ट्रॉइड बेल्ट एक और है ना, तो इस वजह से। ठीक है, हाँ हाँ, है ना, एस्ट्रॉइड्स। हाँ हाँ, ये वाला गलत है, ये राइट, ये वाला गलत है। एंड एस्ट्रॉइड जुपिटर के अंदर है, जहाँ पर जो आपका लेग्रांज पॉइंट मिल रहे हैं वहाँ पर आपको एस्ट्रॉइड्स मिलेंगे। ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है देखें। C13 फॉरेस्ट फायर, ठीक है, ठीक है, 5 को रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, फॉरेस्ट हीट वेव्स उस लेवल की नहीं है मानी जाएगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट फायर का मेन रीजन क्लाइमेट चेंज माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होती है, लेकिन सोलर फ्लेयर्स की वजह से जनरेट नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, ये मान के इसको सही किया। हाँ, इनडायरेक्ट हो रही है ना। मेन रीजन फॉरेस्ट फायर का क्लाइमेट चेंज को माना गया है। ठीक है, चलिए आगे, ये भी हो गया।
कूपर बेल्ट ये एकदम आउटर मोस्ट जो लेयर है ना हमारा सोलर सिस्टम का, ठीक है, इसको कूपर बेल्ट कहते हैं। आईसी ऑब्जेक्ट्स एंड डस्ट पार्टिकल से बनी हुई ये बेल्ट होती है, इसको कूपर बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट, यस, जोवियन प्लैनेट। जोवियन जुपिटर से इनकी स्टार्टिंग होती है, जुपिटर एलाइक प्लैनेट्स होने की वजह से इनको जोवियन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ऊट क्लाउड यहाँ इसके बाहर की जो लेयर होती है, ठीक है, आउटर कूपर बेल्ट के आगे की जो है एक क्लाउड शेप्ड लेयर है, दैट इज कॉल्ड ऊट क्लाउड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका यहाँ से फिर एकदम ऊट क्लाउड यहाँ पर आपका शुरू होता है, तो ये आपका सन है और यहाँ पर आपका ऊट क्लाउड है, यहाँ तक जो है हमारे प्लैनेट्स आते हैं, और यहाँ फिर कूपर बेल्ट ऊट क्लाउड तक का माना जाता है, ठीक है। यहाँ ऊट क्लाउड आउटर मोस्ट जो पार्ट है, एक क्लाउड शेप्ड लाइक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ऊट क्लाउड। यस यस, क्लोजेस्ट स्टार ऑफ। अब एक कॉन्सेप्ट जो आप में से किसी ने पूछा था, दैट इज, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और अब इसको भी एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, दैट इज गोल्डीलॉक्स जोन कॉन्सेप्ट। व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन? हाँ, कोई भी स्टार है एक, हाँ, उसके ऑर्बिट में एक ऐसा रीजन जहाँ पर टेम्परेचर ना तो इतना ज़्यादा हो जिसकी वजह से जो है वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करे, और ना टेम्परेचर इतना कम हो कि वो जो आइस में मतलब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करे, तो सच काइंड ऑफ जोन इज कॉल्ड गोल्डीलॉक्स जोन। जैसे हमारा अर्थ है वो गोल्डीलॉक्स जोन में है, वाटर हो सकता है सैटर्न के पास भी हो, सैटर्न का एक मून है उसमें वाटर डिटेक्ट किया गया, लेकिन वो इतनी ज़्यादा दूर है कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं मिल रहा है। नहीं, सीरियसली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, टाइटन शायद नाम है उसका, टाइटन। सैटर्न का एक मून है ना, वहाँ पर वाटर जो है अंडर वाटर की जो आइस शीट देखी गई है, ठीक है, बट वो नहीं है पॉसिबल। सेम मार्स जो है, तो मार्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मार्स के जो रॉक्स है उसको स्टडी किया गया, तो ये पाया गया कि यहाँ पर कभी हॉट वाटर मौजूद था, बट हो सकता है गोल्डीलॉक्स जोन शिफ्ट हुआ होगा, उस वजह से मार्स का जो भी वाटर है वो भी डिसअपियर हो गया किसी वजह से, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि मार्स के जो अंडर सरफेस के जो नीचे का जो पार्ट है, बीनीथ पार्ट है, उसमें लिक्विड फॉर्म में वाटर मिल सकता है, बट वो अब ऊपर जो है कभी फ्लो करता होगा, लेकिन अब वो नहीं करता, तो किसी न किसी वजह से गोल्डीलॉक्स जोन का मूवमेंट हुआ होगा जिससे मार्स का वाटर डिसअपियर हो गया। हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो मार्स पे वाटर था, लेकिन अभी गोल्डीलॉक्स जोन में कौन सा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? ओनली अर्थ। और एक और सोलर सिस्टम ऑब्जर्व किया गया है, उसमें एक प्लेनेट है केपलर, उसका नाम है, एक्सो प्लेनेट कहते हैं, जो ऐसे प्लेनेट जिनको हमने ऑब्जर्व किया है लेकिन वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, किसी दूसरे सोलर सिस्टम का पार्ट है। सच काइंड ऑफ प्लेनेट्स आर कॉल्ड एक्सो प्लेनेट्स, ठीक है, एक्सो प्लेनेट्स होते हैं। और वहाँ वो केपलर को भी ऑब्जर्व करके ये देखा गया कि वो भी किसी न किसी गोल्डीलॉक्स जोन में है अपने स्टार के, तो हो सकता है वहाँ लाइफ हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा दूर है, कई मिलियन लाइट ईयर्स की मौजूद पर है, स्पेस ऑब्जर्वेटरीज के थ्रू, ठीक है, स्पेस ऑब्जर्वेटरीज के थ्रू उसको ऑब्जर्व किया गया, और उसमें ये देखा गया कि वो गोल्डीलॉक्स जोन में है, यानी वहाँ लिक्विड फॉर्म में वाटर है, तो लाइफ भी हो सकती है, ठीक है। ये हाँ, डेफिनेटली कुछ चेंज होगी, लेकिन कुछ मिलियंस नहीं है, कुछ 100 या 1000 लाइट ईयर्स का है ना, तो 2000 लाइट ईयर्स भी है, तो 2000 साल में ज़्यादा कोई चेंजेस आता नहीं। हमारी अर्थ पे 2000 साल पहले क्या था? ह्यूमन थे, लाइफ थी, और आज भी है, तो इतना। केपलर ठीक है, ठीक है। अब हाँ, हम वहाँ सेटल नहीं हो पाएंगे, आप टेंशन मत करें। मतलब लाइट ईयर्स में डिस्टेंस है तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 2000 साल किसकी लाइफ होती है ना, ये है। तो अब हम बात करते हैं, शुरू कर लेते हैं टॉपिक, है ना, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे 15 मिनट से। स्पेस टेक्नोलॉजी। अब जो चीज़ें आपने अब तक देखी, डेफिनेटली वो कैसे पता चली होगी? किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया होगा, जैसे हमने लेज़र इंटरफेरोमीटर्स को का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी किया, तो
स्पेस का जो है उसको स्टडी करने के लिए हमें ऑब्जर्वेटरीज की ज़रूरत पड़ती है, प्लस हमारी अर्थ पे बहुत सारे काम, सिर्फ स्पेस को स्टडी करने के लिए नहीं बल्कि हमारी अर्थ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेस से। हमारी अर्थ पर हमारी लाइफ को ईजी बनाया जा सके और बेटर बनाया जा सके इसके लिए भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। और दिस टेक्नोलॉजी इज विच इज़ डेवलप्ड टू हार्नेस इट्स बेनिफिट्स फ्रॉम स्पेस इज कॉल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है जहाँ पर हम स्पेस में जाकर के अपने इक्विपमेंट्स को फिक्स कर रहे हैं एंड देन फिर या तो आउटर स्पेस या फिर हमारी अर्थ को कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए उन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी। सिंपलेस्ट फॉर्म या एग्जांपल्स की बात करूँ तो लाइक हमारे सबके पास मोबाइल है, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बिना ना मोबाइल पॉसिबल नहीं है। सो हमने स्पेस में एक इक्विपमेंट फिक्स किया जिससे हमें मोबाइल सर्विसेज मिल रही है। सो दिस इज स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमें स्टडी करना है मेरी अर्थ की सरफेस को, ठीक है, या मैप्स बनाने हैं गूगल मैप्स, तो स्पेस में कुछ कैमराज के साथ सैटेलाइट को फिक्स कर दिया तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। तो फाइनली अब हम क्या कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी मीन्स हमको स्टडी करना है सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स। उससे पहले कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑब्जर्वेटरीज। स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज क्या होते हैं, तो आप जो ऑब्जर्वेटरीज क्या होती है, तो आपको एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी करनी है, यूनिवर्स की स्पेस की स्टडी करनी है, स्टार्स की, मून्स की, ब्लैक होल्स की, तो उसके लिए हम ऑब्जर्वेटरीज बनाते हैं। ऑब्जर्वेटरीज दो तरह की होती है इन शॉर्ट, एक ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, फॉर एग्जांपल हमारे लद्दाख में है, हैनले में एक ऑब्जर्वेटरी है, तो एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें जो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगा हुआ है और उस ऑप्टिकल टेलीस्कोप से स्पेस में जो भी मूवमेंट है स्टार्स की वो सारी स्टडी की जाती है। सो जो ऑब्जर्वेटरी ऑप्टिकल टेलीस्कोप बेस्ड या रेडियो टेलीस्कोप बेस्ड होती है और वो अर्थ पे स्टेब्लिश की जाती है, दीज आर कॉल्ड ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज। जैसे एग्जांपल लद्दाख है, राजस्थान में माउंट आबू में भी है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के ये लेबोरेटरीज हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी हमारा अब ऑब्जर्वेटरी में आप क्या देखेंगे कि ये हमेशा बहुत ऊंचे जगह पे बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा अगर जयपुर में हम ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं तो हम स्पेस को ठीक से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट की लेयर्स की थिकनेस ज़्यादा हो जाएंगी, जबकि मैं यहाँ हो जाता हूँ तो थिकनेस कम है। सो आपको डिफरेंस पता चल गया कि हमेशा हाइट पर इनको बनाया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए और ज़्यादा डीप स्टडी करनी है जहाँ पर ये हाइट भी सफिशिएंट नहीं है, तो हमें सैटेलाइट की फॉर्म में एक ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च कर दिया जाता है रॉकेट के थ्रू और अर्थ के किसी ऑर्बिट में फिक्स कर दिया जाता है, और फिर वो बिल्कुल विदाउट एनी एटमॉस्फेरिक लेयर वो ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स ले पाता है सेलेस्टियल बॉडीज़ की या यूनिवर्सल फिनोमिनास की। जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप, अभी हमने देखा हबल टेलीस्कोप, एक 2015 में इंडिया ने भी लॉन्च किया था, दैट इज एस्ट्रोसेट। तो ये क्वेश्चन भी बना था उस साल। एस्ट्रोसेट क्या है, तो एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जो यूनिवर्स के जो फिनोमिनाज सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनको स्टडी करने के लिए इंडिया ने लॉन्च की थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इसको वो करता है, ठीक है। दीज आर ऑब्जर्वेटरीज। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट, ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये एक रेडियो टेलीस्कोप का इमेज है, ठीक है। तो ये रेडियो एंटीनाज है जो यूनिवर्स से आने वाली रेडियो वेव्स हैं उनको कैच करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर रेडियो वेव्स आ रही है, और फिर उसके बेसिस पर उसका इमेज बनाते हैं। तो एक लाइट इमेज कुछ और इन्फॉर्मेशन देती है आपको, और रेडियो बेस्ड इमेज कुछ और इन्फॉर्मेशन देती है, और यही बात हमने की थी। और ग्रेविटेशनल वेव्स बेस्ड इमेज है वो कुछ और इन्फॉर्मेशन देगी। हर बार आपको नई, हाँ, लाइट मीन्स लाइट, जैसे आप देख रहे हैं तो आपकी आंख भी एक ऑब्जर्वेटरी होगी, ठीक है। ठीक है, जैसे एक इमेज है जो लाइट से ली गई है और रेडियो वेव से ली गई है, तो यहाँ पर फिर इसके टेम्परेचर वगैरह, इसके इनर सरफेस में क्या चेंजेस है, कौन सा मटेरियल है, वो आपको क्लियर दिख रहा है, क्योंकि इनका कुछ और डिकोडिंग होती है, इसकी कुछ और डिकोडिंग होती है। सो दीज आर हाउ डू, अब हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले रॉकेट एंड सैटेलाइट को स्टडी करने से पहले व्हाट आर ऑर्बिट्स। ऑर्बिट क्या होता है, तो किसी भी एक बॉडी के चारों तरफ एक ऐसा सर्कुलर या एलिप्टिकल पाथ जिसमें रहकर दूसरी बॉडी इस बॉडी का रिवोल्यूशन कर लेती है, चक्कर लगाने लगती है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ये कई तरह के, सपोज मैं एक धागे से एक पत्थर बांधता हूँ, देन उसको रोटेट करता हूँ,
दिस इज ऑल्सो ऑर्बिट जो मेरी हैंड को, लेकिन अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। सपोज ये सन है और ये अर्थ, तो अर्थ का ये ऑर्बिट हो गया। सपोज ये अर्थ है और ये मून, तो एक बॉडी जरूरी नहीं है कि वो एक स्टार हो और वो एक प्लेनेट हो, एक प्लेनेट एंड एक सैटेलाइट हो सकता है, एक नेचुरल सैटेलाइट ना होकर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकता है। ये अर्थ है, सपोज ये एक जी सेट सैटेलाइट हो। सो ऑर्बिट में कैसे बनी रहती है, एक सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है। सो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, तो ये हमेशा ऑर्बिट को छोड़ के जाने के लिए करेगी कोशिश, ठीक है। सेकंड, एक फोर्स होता है जो इसको इस तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज के केसेस में लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों जब बैलेंस हो जाते हैं तो ये इस ऑर्बिट में बनी रहती है और चक्कर लगाती रहती है। जैसे ये बैलेंस टूट जाता है तो ये ऑर्बिट छोड़ के चली जाएगी, या तो दूर, अगर ये फोर्स डोमिनेट कर गया तो ये दूर चली जाएगी, और ये फोर्स डोमिनेट कर गया तो ये नीचे गिर जाएगी। सो ये ऑर्बिट होता है। इसकी एक फिक्स ऊंचाई और एक फिक्स शेप हो सकता है, वो शेप कैसे बनते हैं हम देखेंगे आगे, ठीक है। दिस इज ऑर्बिट। कैसे बैलेंस करता है, तो दो फोर्सेस, कैसे ये बना रहता है, तो दो फोर्सेस में होने वाला बैलेंस। फॉर एग्जांपल मैंने धागा बांधा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ जा रहा है पत्थर को, और एक टेंशन फोर्स जो धागे के अंदर है वो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। दोनों में बैलेंस हो गया तो वो चक्कर लगाता रहेगा। सडनली मैं ऐसा करता हूँ कि हाथ को मूव कराना बंद कर देता हूँ, तो टेंशन फोर्स खत्म हो गया, तो वो आएगा कहाँ, सीधा अंदर आ जाएगा, सॉरी बाहर चला जाएगा। मैंने धागे को छोड़ दिया तो टेंशन फोर्स खत्म हो गया, तो वो पत्थर कहाँ जाएगा, बाहर। और मैंने धागे को खींच लिया तो वो बाहर का फोर्स से डोमिनेट कर गया ये, तो वो अंदर आएगा। ये एक फिनोमिना या एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अब हम करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो आया था पहले। डी, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, डज नॉट एग्जिस्ट एट सच हाइट, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इट न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून, मून का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इट प्रोवाइड नेसेसरी, हाँ सॉरी हाँ सी होगा ये, सॉरी सी है, ठीक है, सी है। एंड देन डी, ये भी, इसका भी कोई वो नहीं, नेसेसरी एक्सेलरेशन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सी ही इज राइट, ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं फिर से अपने ऑर्बिट्स पर। अब हम कॉन्सेप्ट की ज़्यादा फैक्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है। स्पेस साइंस में हमने कॉन्सेप्ट्स पे बात करी, अब हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो तीन तरह का हाइट के बेसिस पर मैं ऑर्बिट्स को, स्पेशली किसके ऑर्बिट्स को, अर्थ के ऑर्बिट्स को, क्योंकि अब हम कंसंट्रेट करेंगे अर्थ पर। अर्थ में सैटेलाइट्स को कैसे लॉन्च किया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करेंगे। तो अर्थ के सैटेलाइट ऑर्बिट्स को हम तीन पार्ट्स में हाइट के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। These are low Earth orbit, medium Earth orbit and high Earth orbit, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट इज 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर की हाइट पर एग्जिस्ट करते हैं, ओके। देन मिड अर्थ ऑर्बिट 2000 टू 35 के से कम, लोअर, ये यहाँ, ठीक है। एंड देन हाई अर्थ ऑर्बिट इक्वल टू और हायर देन 35,786 किलोमीटर, ठीक है। ये हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। ये तीन तरह के ऑर्बिट का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ है ब्लैक पार्ट और ये ऑर्बिट्स, तो बीच में एंड लो लेवल पर एंड हायर लेवल पर, ठीक है, ओके। लूनर ऑर्बिट, अब अर्थ का ऑर्बिट की बात नहीं हो रही है। आपने जैसे ही बोला लूनर ऑर्बिट मीन्स मून के ऑर्बिट, मार्स ऑर्बिट मीन्स मार्स का ऑर्बिट, ठीक है, मार्स मिशन। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं हाइट के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, सिंपल सा था। बट अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन और देयर एंगल। देखिए, कोई भी ऑर्बिट तीन फैक्टर
से मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ। वन इज एप्लीकेशन, वन इज इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन विथ इक्वेटर। ये हमारी अर्थ है, सपोज ये इसका इक्वेटर है। अब ऑर्बिट इसके पैरेलल चल रहा है या ऑर्बिट यूं चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है या इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो इंक्लाइनेशन विथ इक्वेटर। दूसरा एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी को सिंपल वर्ड में लिखूं तो शेप। सपोज ये मेरा और ये अर्थ है, तो ऑर्बिट एक इलिप्स हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कंप्लीट सर्कल हो सकता है। सो मीन्स शेप ऑफ एसेंट्रिसिटी मीन्स शेप ऑफ द ऑर्बिट। एंड द थर्ड वन इज एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्बिट। ये तीन फैक्टर्स को हम ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हम कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसको बीच में छोड़ेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे, इनको समझना जरूरी है, तो कल डिस्कस करें।